नमस्कार, स्वागत है आपका ITNO सदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे और शरद दुबे। निफ्टी में लगातार 4 हफ्ते हम गिरावट देख चुके हैं। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो आधे % नेट की कमजोरी रही और आज सुबह जो संकेत हैं वो थोड़ी सी सुस्ती के ही हैं। गिफ्ट निफ्टी 24,840 के आसपास है और इसकी वजह यह है कि नतीजों से बाजार को एक्साइटमेंट मिल नहीं पा रहा है। कोटक बैंक के नंबर थोड़े से कमजोर हमने देखे, मिले जुले रहे आप कह सकते हैं। CDSL के नंबर कमजोर रहे, सेल से निराशा रही। तो जो अर्निंग को लेकर सरप्राइजेस बाजार कहीं ना कहीं उम्मीद करके चल रहा था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है और इसके चलते सेंटिमेंट डेंट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर हम ट्रेड डील के मसले की बात करें तो वहां पर भारत अमेरिका के बीच में कोई नया अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन EU के साथ ट्रंप ने डील कर ली है। 30% पहले टैरिफ लगाया था, उसको घटाकर कर दिया है 15%। तो उम्मीदें इस बात की है कि भारत के साथ भी जो टैरिफ के लेवल निकल के आएंगे वो 26% नहीं होंगे, वो काफी ज्यादा कम होंगे। अब क्या होंगे, क्या वो 15% के आसपास के होंगे, ये आगे भविष्य वाली चीज है, लेकिन थोड़ी ऑप्टिमिज्म बिल्ड जरूर हुई है। तो आज एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। श्रावण का तीसरा सोमवार है, तो आप हमारे साथ अगले 2.5 घंटे बने रहिएगा। नतीजों पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन ग्लोबल ट्रिगर्स किस तरह के हैं, इसके अलावा FIs की तरफ से संकेत बाजार के लिए क्या मिल रहे हैं और ये पूरा हफ्ता क्यों बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, इस पर आगे हम नजर डालेंगे। लेकिन पहले 4 ट्रिगर्स लेकर आएंगे आपके लिए जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो अमेरिकी बाजारों की बात करें तो शुक्रवार का सत्र अच्छा था, 200 अंक डाउ चढ़ा, नेस्डेक में भी तेजी हमने देखी और आज भी अगर हम बात करें तो संकेत ठीक ठाक है, क्योंकि डाउ फ्यूचर करीब 225 अंकों पर है और नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो जो तेजी है वो करीब 125 अंकों के आसपास की है। हालांकि एशियाई बाजारों से थोड़ी सुस्ती के संकेत निकल के आ रहे हैं। निक्केई में हमने कमजोरी देखी जापान के बाजार में, लेकिन अमेरिका और EU के बीच में 15% टैरिफ पर सहमति बन गई है। पहले 30% का टैरिफ था, लेकिन अब 15% टैरिफ लगेगा और जो कार वाली जो कंपनीज हैं उन पर 27.5% का टैरिफ लग रहा था, उसको घटाकर कर दिया गया है 15%। हालांकि इस डील में कुछ सर्टेन केमिकल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स, उनके पार्ट, फार्मा, इनको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक अच्छी डील है क्योंकि EU में है 27 देश शामिल और उनके साथ ट्रंप की ये डील हुई है। गिफ्ट निफ्टी 24,850 के नीचे है, थोड़ी सी गिरावट पर आप कारोबार होते हुए देखेंगे। हालांकि बहुत ही मामूली गिरावट है, हल्की हल्की रिकवरी भी आ रही है। लेकिन कोटक बैंक के नतीजे आए मिले जुले। नुआमा ने, मोतीलाल ओसवाल ने लक्ष्य घटाया है कोटक बैंक के और आज इंडसइंड बैंक के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। BL के नतीजे भी आज आएंगे। निफ्टी में ये 2 नतीजे आज फोकस में रहेंगे और इंडसइंड बैंक के नतीजे भी कमजोर आने की ही आशंका है। तो नतीजों को लेकर बाजार में निराशा है और इसके चलते ही बाजार चल नहीं पा रहा है और FIs भी इसी के चलते दूरी बनाए हुए हैं। लगातार 5वें सत्र में बिकवाली भी देखी है, लेकिन सेल और CDSL ने निराश किया है बाजार को। इन दोनों के दोनों कंपनीज हैं, एक मेटल की बड़ी कंपनी और एक डिपॉजिटरी कंपनी CDSL, जिन्होंने पैसे कमा के बहुत दिए हैं अपने निवेशकों को, लेकिन नतीजे कमजोर आए हैं। टाटा केमिकल्स के हालांकि नतीजे अच्छे आए हैं, तो नतीजों का पूरा फ्लेवर इस शो में आगे भी हम बरकरार रखेंगे और आपको बताएंगे एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपको हम गाइड करेंगे कि आपकी रणनीति आज होनी क्या चाहिए। लेकिन सबसे पहले जरा ग्लोबल बाजारों की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल संकेतों में डाउ में हमने तेजी शुक्रवार को देखी थी। अर्निंग्स का यानी कि नतीजों का सपोर्ट मिला था अमेरिकी बाजारों का और उसके बाद रविवार को अच्छा संकेत ये आया कि EU के साथ ट्रंप ने कर ली है ट्रेड डील, 15% टैरिफ को लेकर बनी है सहमति। मानसी बताइए, ग्लोबली किस तरह के क्यूज निकल के आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए? बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि आपने बताया, एक तो अर्निंग सीजन चल रहा है US के मार्केट्स में भी और साथ साथ ये टैरिफ को लेकर जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है ग्लोबल मार्केट्स पर शुरुआत यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका की ये जो ट्रेड डील हुई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज आपको बताकर कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रंप की 15% टैरिफ पर सहमति तो बनी है और पहले 30% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और अब 15% पर ये सेटल होता हुआ दिखा। सो एक मोमेंटम बूस्टर जरूर रहा और ट्रंप और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट ने डील का ऐलान किया है। डील पर अहम बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये बहुत शक्तिशाली डील है और सबसे बड़ी डील इसे मानी जानी चाहिए। ऑटो कंपनियों के लिए भी टैरिफ जो है उसमें कटौती की गई है। करीब 28% के पहले डिसीजंस थे जो कि 15% पर काट दिए गए हैं। तो ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी नजर रखेंगे। लेकिन ये डील जो है इन इटसेल्फ एक और डेवलपमेंट, हालांकि इंडिया और US के बीच डील अनाउंसमेंट्स का अब भी इंतजार है और
इस पर कुछ डेवलपमेंट अनाउंसमेंट आएंगे तब किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं तो उस पर खास तौर से हमें नज़र रखनी है, लेकिन वो नेगोशिएशंस अब भी चल रहे हैं और उस पर अनाउंसमेंट्स आना बाकी है। भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार संकेतों की अगर बात करें, शुक्रवार के सेशन में यूएस के मार्केट्स ने चेयर किया, अच्छा एक्शन देखने को मिला, अर्निंग्स का इम्पैक्ट था, अच्छे नतीजे वहां पर आ रहे हैं जिसके चलते अमेरिकी बाजार में एक बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। करीब 200 अंकों की तेजी डाउ में नजर आई। नैस्डैक लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती दिख रहा था और फ्राइडे के सेशन में भी जब बाजार क्लोज हुए तो नैस्डैक और S&P 500 में अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेंड्स देखने को मिले। 5वां दिन लगातार जबकि S&P 500 भी मजबूती दिखा रहा था और ये पिछला ही हफ्ता था जब नैस्डैक और S&P में नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी देखे थे। डाउ में हल्का फुल्का मोमेंटम, हालांकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है लेकिन मजबूती नैस्डैक और S&P 500 की तरफ से जरूर नजर आई। इसके अलावा नैस्डैक फ्यूचर्स की अगर बात करें और साथ ही S&P फ्यूचर्स की बात करें, वहां पर भी बढ़त के बीच ही कामकाज देखने को मिला है। एशियाई बाजार से हालांकि कमजोर संकेत है। गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10-20 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड इस वक्त दिखाते हुए जापान के बाजार में भी गिरावट के साथ कामकाज है। तो मिक्स क्यूज कमिंग फ्रॉम एशियन मार्केट्स, लेकिन अन्य संकेतों की बात करें, ब्रेंट कच्चे तेल की चाल में $68-69 के आसपास कामकाज देखने को मिल रहा है जिस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। सोना फिसला है, चांदी हालांकि अब भी आउट परफॉर्म कर रही है। बुलियन मार्केट और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में बाजार खुलने के साथ साथ एनर्जी पैक और प्रेशियस मेटल कमोडिटी मार्केट और करेंसी की ओपनिंग पर भी नजर रखेंगे हम। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.3% पर है और साथ ही डॉलर इंडेक्स जो है 97-98 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करती हुई। सो पॉजिटिव सेटअप ग्लोब के फ्रंट पर कहा जाएगा। हालांकि एशियाई बाजार और गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एशियाई बाजार मिले जुले हैं, टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड नजर आ रहे हैं, लेकिन शुक्रवार के सेशन में अमेरिकी बाजार में अच्छा एक्शन है और यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट अगर आज सुबह बूस्टअप एशियाई बाजार में भी आ जाता है और इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी आएगा तो आज दिन की शुरुआत भारतीय बाजार के लिए भी बेहतर हो सकती है। तो ये है ग्लोबल सेटअप और विदेशी बाजार से संकेत, लेकिन इसके साथ भारतीय बाजार की तरफ अगर नजर डालें, आज का सत्र इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता जो है भारतीय बाजार के लिए और ट्रिगर्स वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 अगस्त ट्रम्प टैरिफ की डेडलाइन तो है, शुक्रवार का दिन है, इस दिन क्या कुछ इम्पैक्ट्स आते हैं इस पर खास तौर से नज़र होगी, लेकिन मच अवेटेड डेट 1 अगस्त टैरिफ डेडलाइंस के लिहाज से तो इस पर भी नज़र है। उसके साथ साथ नए महीने की शुरुआत हो जाएगी जो तो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस आते हैं जैसे ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स, वो सब भी आना शुरू होंगे। लेकिन फ्राइडे सेशन को याद करते हुए अभिषेक, अगर आज की तस्वीर और स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश हो, सबसे पहले तो FIS-DIS की तरफ से FIS एज यूजुअल लगातार बिकवाली का ट्रेंड जारी है। लगभग 5 सेशंस हो चुके हैं जबकि लगातार गिरावट ही है, बिकवाली ही है FIS की तरफ से। मैक्स टू मैक्स 4000 करोड़ की बिकवाली हमने 23 जुलाई के सेशन में देखी है और कम से कम हमने देखा है 1681 करोड़ की बिकवाली 21 जुलाई। लास्ट डेटा पॉइंट्स में करीब 2000 करोड़ की बिकवाली थी। DIS लगातार संभालने का काम कर रहे हैं। मार्केट के सेटअप से पहले क्रिकेट डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि एक फ्लेवर तो है ही क्रिकेट और उसे हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करते। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो गया है, काफी इंटरेस्टिंग है ये अभिषेक। मानसी बहुत इंटरेस्टिंग भी था और मतलब लग नहीं रहा था। परसों के सत्र में जब खेल खत्म हुआ किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टेस्ट मैच बचा ले जाएगा क्योंकि एक बैट्समैन तो आपका ऐसे ही आउट है, ऋषभ पंत चोटिल थे। लेकिन क्या कमाल की पारी खेली है। शुभमन गिल ने तो खैर सेंचुरी बनाई, चौथी सेंचुरी थी उनकी इस दौरे की और मतलब अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया शुभमन गिल ने कि नहीं उनमें पोटेंशियल है। इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या टेस्ट मैच में शुभमन उतने कारगर साबित होंगे, 35 के एवरेजेस थे, लेकिन शुभमन गिल ने तो जो काम किया। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने क्या कमाल की पारी खेली, दोनों ने मैच सेविंग ये इनिंग्स थी। इसमें से अगर कोई एक भी आउट होता ना तो फिर आप उस पशुपेश में फंस जाती कि अब मैच का भविष्य क्या होगा। लेकिन लास्ट में मतलब जिसने देखा होगा, मैच तो देख रहा था मैंने, पूरा का पूरा कल इनिंग्स देखी है और हुआ कि 89 पर जडेजा बैटिंग कर रहे थे, 82 पर वॉशिंगटन सुंदर थे। उसके बाद बेन स्टोक्स ने सोचा कि अब तो मैच का नतीजा निकलना नहीं है तो शेक हैंड के लिए आगे आए। दोनों खिलाड़ियों ने मना कर दिया, नहीं भाई पहले हमें सेंचुरी बना लेनी दीजिए, उसके बाद हम शेक हैंड करेंगे, उसके बाद आपसी सहमति से मैच को खत्म कर लेंगे कि इसका नतीजा कोई नहीं निकलने जा रहा है। लेकिन कमाल की लाजवाब बल्लेबाजी। और रविंद्र जडेजा पिछले क्रम 5 पारियों की बात करें, 4 अर्धशतक, 1 सेंचुरी।
मतलब अपने करियर के एक तरह से आखिरी फेज में है। 36-37 की एज हो गई है रविंद्र जडेजा की, लेकिन जो बैटिंग की क्षमता उसके अंदर थी उसका पूरा का पूरा मुजाहरा अब ये इस दौरे पर रविंद्र जडेजा कर रहे हैं। और लाजवाब इनिंग्स हमने देखी रविंद्र जडेजा की तरफ से, और जो मेंटल टफनेस जो दिखाई है वाशिंगटन सुंदर ने, वो भी कमाल की रही। शरद, आपने देखी क्या, देखा क्या मैच ये? बिल्कुल 3 सेंचुरियंस भी थे अभिषेक का, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मुझे लग रहा था कि फर्स्ट सेशन में अगर 1-2 विकेट गिरते हैं तो शायद ऑल आउट भी हो सकता है, लेकिन द वे जो आप दिखाते कि रेजिस्टेंस दिखाया गया, और इन्होंने रन्स भी उतने ज़्यादा नहीं बनाए, बॉल्स उन्होंने जो अच्छी से डिफेंड किया, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और टेस्ट मैच अब देखिए पिछले 3 जो लास्ट 4 टेस्ट मैच हैं सब लास्ट डे ही डिसाइड किए इसके नंबर्स। तो ऑफकोर्स टेस्ट मैच में बहुत एक इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, लेकिन एक जगह और भी इंटरेस्ट बन रहा है, वो है सबको जानना है निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो अभिषेक ज़रा बताएं निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं। ऑफकोर्स तो जो गिरावट जो लास्ट सेशन में ज़्यादा देखने मिला, इंपॉर्टेंट एवरेजेस को भी जो है चेक करने हैं, ईएमए लेवल्स पे भी जो कुछ मूवमेंट आई है, ज़रा बताएं। शरद, एफआईएस को लेकर नहीं जानना है क्या? आप भी बिल्कुल नाउम्मीद हो गए कि अच्छा एफआईएस की बात ही नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं। अब शरद भी एफआईएस से खफा हो गए हैं। एफआईएस 5 दिन से तो हमें सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, और शॉर्ट्स देखिए अभिषेक ऑलमोस्ट 86% का आ गया है। शॉर्ट कवरिंग आएगा क्या? आना चाहिए शरद, आना तो चाहिए। अगर कोई थियोरेटिकली पूछे कि अच्छा ये आंकड़े देख के क्या लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। क्योंकि आप देखिए जो लॉन्ग होल्डिंग है ना, वो 14.82% की थी 24 जुलाई को, वो 25 को घट के आ गई है 14.29, तो 14.25% की लॉन्ग होल्डिंग है। उम्मीद आप करके चल सकते हैं कि आनी चाहिए। 86% के आसपास शॉर्ट हैं, और अगर आप नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो 1.5 लाख से भी ज्यादा हैं, करीब 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं नेट। तो होना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये कि वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। और जुलाई में अब तक अगर हम एफआईएस की अगर हम सेलिंग की बात करें तो 30,508 करोड़ रुपए की सेलिंग आ चुकी है। तो दिक्कत यह है कि ऑप्टिमिज्म बिल्ड नहीं हो रही है। और एफआईएस खफा क्यों हैं, क्यों दूर हैं? उसकी वजह यह है कि अर्निंग में सरप्राइजेस नहीं आ रहे हैं। आधा अर्निंग सीजन शरद बीत चुका है, 50% का वेटेज गया, 50% वेटेज के अर्निंग्स आने वाले हैं। और जो 50% अर्निंग जो बीते हैं ना, कहीं से भी कोई एक्साइटिंग चीज नहीं लगी है। अर्निंग ग्रोथ हालांकि सिंगल डिजिट की उम्मीद थी, लेकिन वो सिंगल डिजिट में भी क्या होता है ना कि क्या अपर एंड पर रहेगी, क्या 8-9% हम देखेंगे अर्निंग ग्रोथ, वो भी नहीं है। 4 से 7% के आसपास हमने देखा है कि प्रॉफिट ग्रोथ रही है निफ्टी के कंपनीज की, जो नतीजे आए हैं अब तक। आईटी ने निराश किया है, एफएमसीजी ने भी, कंजम्पशन वाले खेमे ने भी बाजार को उतना सपोर्ट करने का काम किया नहीं है। ऑयल एंड गैस में हमने देखा कि रिलायंस के नतीजों के बाद भी कोई एक्साइटमेंट नहीं आया। रिलायंस ने प्रॉफिट पोस्ट किया था, लेकिन वो जो एशियन पेंट्स में उन्होंने जो अपना हिस्सा बेचा था उसका भाव शामिल था। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो एफआईएस को थोड़ा सा रोक रही हैं। बाकी वैल्यूएशंस तो है ही बाजार के ऊपर। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं या कि अर्निंग कैचअप हो जाए या फिर बाजार थोड़ा नीचे आ जाए, तब जाके बाजार में थोड़ी सी एफआईएस की वापसी होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यह है कि हाँ, डीआईएस की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है, और होल्डिंग बढ़ी नहीं है, मतलब उसी लेवल पर कायम है, लेकिन लगातार उनकी तरफ से बाइंग आ रही है। और हमने देखा है कि 12वें सत्र में डीआईएस ने बाइंग की है। 62% लॉन्ग है, 37-38% के आसपास उनकी शॉर्ट की पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो डीआईएस का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन एफआईएस कब आएंगे पता नहीं, क्योंकि बाजार देखिए लगभग हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। अब इसी हफ्ते में 31 जुलाई, बिल्कुल महीने के आखिर में वायदा बाजार की एक्सपायरी है। क्या उसके पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करेंगे? शॉर्ट कवरिंग तो तब करेंगे ना जब कोई तो एक अच्छा ट्रिगर आना चाहिए। एफआईएस के लिए भी कोई अच्छा ट्रिगर आना चाहिए, या तो वो ट्रेड डील के मसले पर आ जाए या अर्निंग के फ्रंट पर आ जाए। जो मैक्रोज है ना, उसको तो एफआईएस पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि डिस्काउंट कर चुके हैं। अब कुछ डेटा आने वाले हैं, आज आईआईपी के डेटा आएंगे, लेकिन आईआईपी के डेटा को कहां कोई देख रहा है। जीएसटी कलेक्शन के डेटा 1 तारीख को आएंगे। तो एफआईएस के लिए जो ट्रिगर का काम करेगा ना, या तो अर्निंग या फिर ट्रेड डील। और ट्रेड डील में भी मतलब अगर 10 से 15% के बीच में अगर सहमति नहीं बनी, उससे ज्यादा अगर आती है तो वो भी बाजार के लिए न्यूट्रल हो जाएगा। फिर कोई ट्रिगर का काम वो करेगा नहीं बाजार के लिए। बाजार उसको हो सकता है कि रिएक्शन दे ही ना। तो एफआईएस भी वेट एंड वॉच के मोड में है, लेकिन हाँ, उम्मीद करके हम चल सकते हैं कि इस हफ्ते थोड़ी वो शॉर्ट कवरिंग करें। और अगर वो शॉर्ट कवरिंग करते हैं, मान लीजिए अगर उनकी मतलब लॉन्ग की होल्डिंग यहां से
14% से बढ़कर 20% हो जाती है तो भी बाजार को थोड़ा सपोर्ट तो मिलेगा ही। जो हमने 25,000 के नीचे की क्लोजिंग देखी है थोड़ी सा ना सेंटिमेंट को डैम्पन करने वाली ये चीज थी, लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि ये लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ बाजार में हम देखेंगे और एफआईज की शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। लेकिन ये प्योरली उम्मीद है, हम उम्मीद तो काफी दिनों से करके चल रहे हैं, लेकिन एफआईज की तरफ से कोई उत्साह भरने वाले कोई आंकड़े निकल के आए नहीं है शरद। उत्साह भरे आंकड़े एफआईएस की तरफ से या एटलीस्ट बाय के डेटा पॉइंट्स, क्वांटम छोटा ही सही लेकिन खरीदारी के आंकड़े आए, इसका इंतजार तो है। लेकिन क्रिकेट की जहां हम बात कर रहे थे, एक और एडिशन जरूर करना चाहूंगी उस पर। इनफैक्ट अभिषेक जडेजा की अगर पारी की बात करें, काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन दिखाया था ड्यूरिंग द एंटायर टेस्ट मैच, और साथ साथ गैरी सोबर्स जिनका एक रिकॉर्ड था 1966 का, वो रिकॉर्ड भी तोड़ा। इनफैक्ट अगर आप देखें ऑलराउंड यूके शो कह सकते हैं और इक्वल इनफैक्ट रिकॉर्ड किया है। सो हमारे डायरेक्टर ने डेटा पॉइंट दिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरह से 70 साल करीब अभिषेक लग गए इस रिकॉर्ड को इक्वल करने के लिए। सो इन इटसेल्फ भारतीय टीम जो है अपना दमखम तो लगातार दिखा रही है। मानसी, हाँ मानसी देखिए क्या है ना कि जडेजा को ना उनके जो टीममेट थे, अब तो खैर पूरी टीम नहीं होगी, सबसे पुराने जडेजा ही हैं, अदरवाइज उनको मजाक में ना सर भी कहते थे। सर क्यों कहते थे? क्योंकि फर्स्ट क्लास में ना 2 ट्रिपल सेंचुरीज हैं जडेजा की, और ये सर गैरी सोबर्स के भी 2 ट्रिपल सेंचुरीज थे। तो जडेजा ने कभी कभी मजाक में कह दिया था कि नहीं सर गैरी सोबर्स के भी 2 ट्रिपल सेंचुरीज थी, मैंने बनाए हैं, तो इनको सर कहा जाने लगा। चलिए कम से कम अब उस सर के साथ फिर जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो सर जडेजा जॉइन सर गैरी सोबर्स, एटलीस्ट इतना जरूर हम कह सकते हैं। क्वाइट अ पॉजिटिव नोट। लेकिन चलिए अगेन कमिंग बैक टू द मार्केट्स और एफआईएस का एक्शन तो हम जान ही रहे हैं और लगातार हमारे व्यूअर्स को बता भी रहे हैं कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से सपोर्ट है, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बाजार के लिए सपोर्ट आना बाकी है। बड़े बिकवाली के डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन निफ्टी पर भी शुक्रवार का सेशन काफ़ी गिरावट गहराती रही अभिषेक। और लास्ट पूरा हफ्ता किस तरह का वॉलेटाइल हफ्ता था। सोमवार को हमने देखा बाजार में उम्मीदों के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद मंगलवार को उठापटक, बुधवार का सेशन काफ़ी अच्छा था, आपको याद होगा तो 25,200 के लेवल्स भी हमने देखे और ऐसा लग रहा था वहां से अब आगे की ही तरफ बढ़ेगा मार्केट। लेकिन अगेन वो सारे गेंस फ्रिजल आउट होते हुए थर्सडे फ्राइडे के सेशन में देखिए 24,800 के भी नजदीक जाकर बाजार कमजोरी दिखा रहा था। फार्मा को छोड़ देंगे तो सब कुछ बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फिर आज के लिए? हाँ मानसी देखिए, नतीजे ही बाजार का मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी आप देखिए कोटक बैंक के नंबर्स भी थोड़े से ढीले से ही है, मतलब कोई एक्साइटिंग नहीं है, वो बाजार को सपोर्ट देने वाला काम नहीं करेंगे। शुक्रवार को हमने देखा था कि बजाज फाइनेंस ने बाजार का मूड खराब करने का काम किया। कोटक बैंक आज क्या करेगा ये देखने वाली चीज़ होगी कि ओपनिंग कैसी होती है। लेकिन इंडसइंड बैंक से भी उम्मीदें कमज़ोर ही हैं। बीएल के नतीजों पर बाजार की नज़र रहने वाली है। और ये बात सच है कि नहीं, फार्मा के अलावा कोई सेक्टर सपोर्ट देने का काम बाजार को कर नहीं रहा है। हालांकि अगर आप देखिए अमेरिका में लगातार नेस्डेक नए हाइस पर जा रहा है। और अगर आप मार्च अप्रैल के निचले स्तर से देखेंगे तो क्या कमाल का रिबाउंड आया है S&P 500 में और नेस्डेक में। डाउ जोन्स भी रफली 200-250 पॉइंट दूर रह गया अपने रिकॉर्ड हाई से। तो अमेरिकी बाजारों में जो तेजी हो रही है ना, भारतीय बाजार थोड़े से डीकपल्ड जरूर लग रहे हैं। और पूरी तरह से नजरें ये हैं कि ट्रंप अब क्या करने वाले हैं ट्रेड डील को लेकर, भारत के साथ किस तरह की ट्रेड डील होगी। थोड़ा सा ना इंतजार ये लंबा हो गया है और एफआईज भी थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। तो बाजार इसके चलते हमने देखा कि सारे के सारे सेक्टर टूटे शुक्रवार के सत्र में। लेकिन डिसअपॉइंटिंग क्या रहा कि जो 24,953 का जो 50 डे ईएमए था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके नीचे निफ्टी फिसल गया और लगातार चौथे हफ्ते हमने गिरावट देखी है निफ्टी में। पिछले हफ्ते आधे % के आसपास की कमजोरी रही, लेकिन मुझे लगता है कि एक सपोर्ट लेगा निफ्टी। सपोर्ट रेंज की अगर हम बात करें तो 24,800 से लेकर 24,700 निफ्टी की सपोर्ट रेंज है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200, जहां से बाजार हमने देखा थोड़ा नीचे आया, अब वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। तो लगभग ये 400 से 500 पॉइंट की रेंज है। लेकिन मुझे लगता है कि एक रिकवरी आनी चाहिए और ये ट्रेड डील को लेकर जो डेवलपमेंट आया है ईयू के साथ में ट्रंप का, वो बाजार के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है। आपके लिए एक संकेत का काम करेगा कि मतलब भारत के साथ भी एक अच्छी ट्रेड डील ट्रंप की तरफ से हो सकती है। तो देखते हैं कि अब ये गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा नीचे जरूर दिखा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी बन सकता है
24,800 टूटना नहीं चाहिए। 24,800 700 की एक सपोर्ट रेंज है, वहां से एक बाउंस बैक की आप उम्मीद करके निफ्टी के लिए चल सकते हैं। लेकिन यह है कि हाँ, बहुत तेज रफ्तार से बाजार चलेगा नहीं, क्योंकि तेज रफ्तार से चलने के लिए बाजार के पास ना तो फ्यूल है ना तो वो ट्रिगर्स हैं। आगे बहुत ढेर सारे अब क्यूज भी खड़े हैं, अब उन धीरे धीरे उन क्यूज पर फोकस होगा, जैसे कि फेड की पॉलिसी आएगी 1 तारीख को, फिर ऑटो के नंबर्स आ जाएंगे, फिर मतलब बाजार में जो रणनीति होनी चाहिए ना वो स्टॉक स्पेसिफिक रखनी चाहिए। नतीजों को लेकर, ऑटो बिक्री को लेकर जहां पर अच्छे नंबर्स आए उन पर फोकस करके चलिए। अदरवाइज इंडेक्स में बड़े मूव की जो गुंजाइश है ना वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट ले सकता है बाजार। अदरवाइज मुझे लगता है कि 25,000 आज के सत्र में निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,000 के अब ऊपर अगर निकलता है तो ही फिर जाके आप बड़ी तेजी की आप उम्मीद करके चलिए। इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है निफ्टी के हम ज़रूर ट्रैक करेंगे, और ओवरऑल जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेंड जो है दोनों ही इंडिसेस में देखने मिल रहा है। लेकिन अभिषेक, निफ्टी बैंक पे जो है क्या आपकी स्टडी हो रही है? कोटक महिंद्रा बैंक की भी बात करें तो नतीजे जो है कमज़ोर ही आए हैं, और सपोर्ट जो है थोड़ा जा रहा है इंपॉर्टेंट की लेवल से। निफ्टी बैंक पे ऑलमोस्ट 56,528 लेवल्स पे है, और 500 पॉइंट की से ज़्यादा का गिरावट फ्राइडे के सेशन में भी आया। तो किस तरह देख रहे हैं, आज भी निफ्टी बैंक में गिरावट देखने मिल सकता है शुरुआती स्तर में? शरद, देखिए निफ्टी बैंक में कोई दिक्कत की बात थी नहीं। मतलब जो बड़े जो बैंक हैं उनके नतीजे तो ठीक ही आए थे, एक्सिस बैंक को अगर आप छोड़ दें तो। लेकिन ये है कि मतलब वो सारी की सारी अब चीज़ें प्राइस में आ गई हैं। आप आईसीसी बैंक की बात करें या फिर एचडीएफसी बैंक की बात करें, उनके नंबर सब वो प्राइस में शामिल हैं। कोटक बैंक के नतीजे आ गए हैं, ये मतलब मिक्स्ड टू नेगेटिव आप कह सकते हैं कोटक बैंक को, और इंडसइंड बैंक से कमजोर नतीजों की आशंका है। तो यहां से आप निफ्टी बैंक में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की उम्मीद करके आप चलिए नहीं। 56,500 के सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने बचाया जरूर है, और आज निफ्टी बैंक के लिए 56,200 एक सपोर्ट का काम करेगा, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,800 से 57,000 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लोअर लेवल पर आप बाइंग की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इंडेक्स में ना मतलब कोई ऐसे डिसाइसिव मूव आज के सत्र में आने की उम्मीद काफी ज्यादा कम है। स्टॉक स्पेसिफिक आप रहिए, निफ्टी हो या निफ्टी बैंक, इसके बनिस्बत आप अगर शेयरों पर फोकस करके चलेंगे, जो खबरों वाले शेयर आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, वहां पर आप फोकस करके चलिए। क्योंकि देखिए नतीजे जो आए ना वो कमजोर आए हैं, तो बाजार के लिए ना आप ये गिफ्ट निफ्टी देखिए रिफ्लेक्शन है आपके लिए। सपाट शुरुआत की उम्मीद है। नंबर्स कौन कौन से कमजोर आए? कोटक बैंक के भी नंबर कमजोर आए थे, सीडीएसएल के नंबर कमजोर आए, सेल के नंबर कमजोर आए थे। इक्का दुक्का नंबर ही बाजार को सपोर्ट, मतलब खैर वेटेज उनका नहीं है, टाटा केमिकल्स की बात करें उसके नंबर अच्छे आए हैं, बट ये कि वेटेज नहीं है और वो निफ्टी का पार्ट भी नहीं है, तो थोड़ी सी ना सबड्यूट परफॉर्मेंस की ही उम्मीद है। लेकिन यह है कि अब चूंकि गिरावट हो चुकी है लगातार 2 सत्र की, आज लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, लेकिन रेंज जो डिफाइंड रहेगी, रेंज काफी आप देखेंगे कि 56,800 को पार करना निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और 57,000 ये 2 रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर निकलेगा तो ही मुझे लगता है कि नई बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, सो इंडेक्स वाइज तो ये स्ट्रैटेजी है, और इंडिसेस में हो सकता है कि परफॉर्मेंस कोई बड़ी या कोई बड़ा अपमूव नज़र ना आए। स्टॉक वाइज एक्शन बाजार में काफ़ी दिखेगा। इनफैक्ट ये हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक रहने वाला है, काफ़ी मेहनत भी होगी, बिकॉज कई सारे रिजल्ट्स हैं जो कि लाइंड अप हैं, और निफ्टी, एफएनओ और कैश की तो एक लंबी फहरिस्त है जो नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स हैं, डिफेंस की सूची भी है जहां पर नंबर्स आते हुए दिखेंगे, फार्मा स्पेसेस एंड फार्मा, ऑटोमोबाइल, ऑटो बिक्री के आंकड़े, और साथ साथ ऑटो पैक के नंबर्स भी हैं, आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन तमाम के नतीजे भी आने वाले हैं। सो इन सब पर बाजार रिएक्ट करता जरूर दिखेगा, और ड्यूरिंग द वीकेंड भी बैंक्स के कई सारे नंबर्स आए, तो ये सारे स्टॉक वाइज एक्शन जरूर दिखेंगे। इंडेक्स को वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक वॉलेटाइल पिछला हफ्ता दिखा। आज शुरुआत जब होगी उसके बाद थोड़े बाजार सेटल होने पर कुछ डिसीजन जरूर लिए जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वेट एंड वॉच का नजरिया इंडेक्स पर होना चाहिए। कॉशन प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ आपके लिए एफएनओ की स्ट्रैटेजी जानना, डेरिवेटिव्स के फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट वीक जितना वॉलेटाइल था, कहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बिल्ट होती दिख रही है, कहाँ पर खरीदारी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कौन से लेवल्स पर कॉल्स डेवलप हो रहे हैं, कौन से लेवल्स पर पुट्स डेवलप हो रहे हैं, और बैंक का क्या रिजल्ट निकल कर एफएनओ बैंक की लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं, सारा डेटा पुलकित बंडी के पास है। गुड मॉर्निंग पुलकित, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी।
तो F&O के डेटा की बात करें कि फ्राइडे के बाद किस तरह से सेटअप बना है, तो जो विक्स बोले वो अब थोड़ा सा बढ़ के आया है। ये जो थर्सडे को था लगभग 10.72 था, और वहीं अगर हम फ्राइडे के बाद बात करें तो 11.28। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी फ्राइडे को, इसलिए इतना बढ़ के आया है। अगर हम पुट कॉल रेशो के चेंजेस की बात करें तो निफ्टी में चूंकि थोड़ी बिकवाली हुई तो ये थोड़ा सा घटा है और 0.58 के पास आ गया है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये लगभग 0.67 के पास है। वहीं अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी के, तो 2.74% थोड़ा सा बड़ा है, और जो एक्टिविटी थी वो शॉर्ट बिल्डअप की देखी गई क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा दबाव था। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पुट में ये 24,000 पे ऊपर है और कॉल में 25,000 के ऊपर है। इसका मतलब 25,000 के ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो 24,000 के ऊपर थोड़ा देखा जा सकता है। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लगभग 9.75% है, और यहाँ पे भी जो एक्टिविटी है वो शॉर्ट बिल्डअप की ही देखी गई, जो कि फ्राइडे के दिन थोड़ा सा हमको मार्केट में दिख भी रहा था। अब हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो जो पुट है ये 56,000 के ऊपर है और कॉल 57,000, मतलब 57,000 एक छोटे से रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और पुट जो 56,000 है वो थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लॉन्ग पोजीशन को देख लेते हैं। एफआई की लॉन्ग पोजीशन लगभग 14.29% के ऊपर आई है। पहले ये 14.82% थी। हालांकि बाजार का अगर मैं लास्ट 10 या 15 दिन के एवरेज की बात करूं लॉन्ग पोजीशन में एफआई के, तो काफ़ी कम हो गई है वहां से। तो अब देखना होगा आगे किस तरह से सेटअप बनता है एफआई का। और डीआई की पोजीशन भी लगभग 63.63% के ऊपर है। F&O बैंक को हम देख लेते हैं तो सिर्फ एक स्टॉक बचा है F&O बैंक में, आरबीएल बैंक। तो मानसी जी ये था मोटा मोटा F&O का सेटअप। बाकी जैसा भी दिन में एक्टिविटी होगी, ट्रेड होगा, हम दर्शकों को बता देंगे। हालांकि घबराने की बात इसलिए जब तक नहीं है कि जब तक 750 और 800 की रेंज में है, मतलब 24,750 और 800 तक है, तब तक बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। इसके नीचे जाएगा तो हो सकता है 100-150 पॉइंट की और बिकवाली हम देखें। बिल्कुल पुलकित, दिन के दौरान लेवल बेस कामकाज जैसा हो रहा है ये काफ़ी ज़रूरी और इंटरेस्टिंग भी होगा जानना, बिकॉज इंडेक्स वाइज जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि वॉलेटिलिटी हो गया, हो सकता है एक्शन कम नजर आए, तो कौन से लेवल्स पर ज़्यादा खरीदारी हो रही है, कहाँ पर बिकवाली हो रही है, इन लेवल्स को लगातार हमारे व्यूवर्स के सामने रखना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। फिलहाल थैंक यू सो मच ये सारे डेटा पॉइंट्स हमें बताने के लिए। तो चलिए अब डेरिवेटिव फ्रंट पे क्या कुछ है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, इसके साथ साथ आज इंडेक्स वाइज आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, FIS-DIS के आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं, ये सब अविदेशी बाजार के संकेत। देखिए पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है, इस वक्त आपके पास एक सेटअप रेडी है कि बाजार की रूपरेखा आज बाजार खुलने पर कैसी नजर आ सकती है। लेकिन जहां हम लगातार आपको बता रहे हैं कि स्टॉक वाइज एक्शन ढेर सारा होगा, क्योंकि नतीजों का दौर चल पड़ा है, जोरों शोरों से चल पड़ा है, और कई सारे रिजल्ट्स ओवर द वीकेंड भी आए, और आज के सत्र में इस हफ्ते भी कई सारे रिजल्ट्स, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स ही नहीं, यूएस के मार्केट्स में भी नतीजों के सीजन चल रहे हैं। तो खबरों वाले शेयर्स तो ढेर सारे हैं, एक बार खबरों वाले शेयर सारे जान लेते हैं नतीजों। इसके अलावा भी बाजार खुलने के बाद, बाजार क्लोज होने के बाद से फ्राइडे सेशन से अब तक एक्सचेंजेस पर क्या खबरें आई। टू मच वर्क शरद? टू मच वर्क और टू मच सैडनेस भी। ओके। क्योंकि सारे जो अर्निंग्स आ रहे हैं मिक्स्ड या वीक सेट ऑफ अर्निंग्स आ रहे हैं। अब हम क्या बताएं, अब हैप्पीनेस कैसे लाएं बाजार में, दिख ही नहीं रहा है, कुछ लिस्ट में है ही नहीं, ट्रिगर ही नहीं है। तो ये पूरा आधा अर्निंग सीजन जो अभिषेक बता भी दिया कि खत्म हो चुका है। और इस हफ्ते आई थिंक 23% से ज़्यादा की वेटेज की जो अर्निंग्स आने वाली है, और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत निराशाजनक जो है परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज अच्छे नंबर्स भी ला रहे हैं, उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट या जो कॉस्टिंग है वो कम हुए, उसके कारण हो रहा है। टॉप लाइन पे ज़्यादा ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, तो जिसके मार्जिन इंप्रूव करे वही अच्छे नतीजे ला रहे हैं, और आज के लिस्ट में भी वही आपको दिखने वाला है। और हैवी वेट्स निराशा दे रहे हैं। कोटक बैंक की बात करते हैं, सारे एस्टिमेट के नीचे नंबर आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है लगभग 6% का ग्रोथ आया है। वही एसेट क्वालिटी की बात करें तो डिटोरिएशन थोड़ी सी हुई है। कमेंट्री भी देखें तो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो हाई है। MFI का जो प्रेशर है वो भी बता रहे इस बार हो रहा है। और उसके अलावा और भी सेगमेंट्स है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स, जहाँ पे प्रेशर देखने मिल रहा है। तो पूरे फाइनेंसिंग के खेमे में हाउसिंग फाइनेंस को अगर आप छोड़ दें, और कंज्यूमर का जो प्रेशर है ऑलरेडी चल रहा है, बाकी सारे सेगमेंट्स में प्रेशर दिख रही है। और ये बड़े दिग्गज प्लेयर्स बता रहे हैं, और उसमें बड़े बड़े कट्स देखने मिल रहे हैं। तो क्या पता आज भी एक बड़ी सेलिंग जो है कोटक में देखने मिल सकती है। TCS के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, लगभग 12,000 जॉब स्लैश करेंगे, 2% ग्लोबल वर्कफोर्स रहेगा। लेकिन याद रखिए इसमें टेक शिफ्ट हो रही है, कंपनी कह रही है, और मिड लेवल और सीनियर लेवल एसोसिएट्स पे जो है छटाई ज़्यादा होगी। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनका उतना MFI प्रेशर नहीं है जितना बाकी बैंक्स के आए हैं।
और लोअर स्लिपेज आंकड़े आए और स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ देखने मिला है और स्टॉक में करेक्शन भी देखने मिली थी, तो यहाँ पे जो रिवर्सल्स भी आ सकता है, लेकिन एसेट क्वालिटी यहाँ पे भी गिरा है। CDSL बाकी सारे कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स के जैसे यहाँ पे भी जो है नोन था, एकदम वीक परफॉर्मेंस होगा और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं नेट प्रॉफिट 24% गिरा ईयर ऑन बेसिस पे, तो एकदम कमज़ोर नतीजे आपको CDSL में देखने मिल रहे हैं। तो आज भी लगता है कि कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स जो है वहाँ पे जो है बास्केट सेलिंग आ सकती है। वही वर्लपूल की बात करें, मिले जुले नतीजे आए हैं, थोड़ी सी मार्केट शेयर गेन की है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस स्टॉक का वो है कि इनके जो प्रमोटर कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, वो 31% स्टेक बेचेंगे, तो वो स्टेक सेल का ओवरहैंग रहने वाला है स्टॉक में। तो जो भी नंबर्स आए हैं उससे ज़्यादा जो है स्टेक सेल का ओवरहैंग पे इम्पैक्ट रहेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे जो है दो खबर है, एक तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले, पैट जो है फॉरेक्स लॉस से हिट किया, लोअर एक्सपोर्ट्स आए, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये भी मैं बता दूं कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हो गई है यूएस के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करें खास करके इंडियन एक्सपोर्ट प्लेयर्स के लिए। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है ये क्वार्टर ऑलरेडी जो है देखे कि स्टॉक में गिरावट देखने मिली है, तो अब क्लैरिटी आ गया है यूरोपियन ट्रेड के साथ, तो इंडियन ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स जो फर्स्ट क्वार्टर जो है लॉसेज लिए या अपने एक्सपोर्ट्स नहीं किए, तो अब वो शुरू कर सकते हैं। तो जो एक बहुत अच्छी मोमेंटम आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में आ सकती है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज रिवर्स भी कर सकता है। टाटा केमिकल्स एबिडा मार्जिन एस्टिमेट बीट किया, इंडिया यूके केमिस्ट्री और स्पेशलिटी प्रोडक्ट सेगमेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली और मार्जिन देखिए तो 18% ऑलमोस्ट हो गई है। लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो आंकड़ा जो था 15% का था। पेट्रोनेट LNG के कमज़ोर नतीजे आए हैं और उसके अलावा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया, 6300 करोड़ का जो एक इन्वेस्टमेंट ये करने वाले LNG टर्मिनल बनाएंगे उड़ीसा में। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है क्या वो इंटरनल अक्रूवल से करेंगे, डेट से करेंगे, तो उसमें भी बैलेंस शीट में प्रेशर देखने मिल सकते, तो नंबर्स भी कमज़ोर हैं और एक बड़ी कैपेक्स भी अनाउंस हो गई, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव ज़रूर रहेगा। सेल की बात करें तो Q1 जो है एस्टिमेट्स के बिलो आया है, एबिटा जो है कंसेंसस एस्टिमेट्स को 18 से 20%, ये देखिए बड़ा आंकड़ा है जिससे वो मिस किए हैं। और वही जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यही हमारा एक नॉन अर्निंग्स का जो खबर है जो हमने ली है, 30 जुलाई को बोर्ड मीट होने वाली है जहाँ पे फंड रेज का जो है विचार किया जाएगा। और हाल ही में बहुत स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स ब्लैक रॉक AMC के साथ, ये जो है अन्य कंपनीज के साथ अनाउंस भी कर रहे थे, तो इस पर भी जो है नज़र रखेंगे। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र रहनी चाहिए। और निफ्टी के जो आप स्कोर कार्ड है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 6 कमज़ोर नतीजे आए हैं, 9 मिले जुले आए हैं और 3 सिर्फ जो है अनुमान के मुताबिक आए हैं और 5 मजबूत देखने मिले। और आज का जो अर्निंग्स प्लेट है वो भी हम दिखा सकते हैं आपको, जहाँ पे गुड इनलाइन मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जो आपके स्क्रीन पे आएंगे। गुड नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे टाटा केमिकल्स और ओरिएंट सीमेंट जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन बाकी सारे आंकड़े इनलाइन मिक्स्ड या वीक ही हैं। बात तो सही है आपकी शरद कि देखिए खबरें ढेर सारी हैं जो आप बता रहे हैं, रिजल्ट्स भी ढेर सारे हैं, स्टॉक वाइज काफ़ी कुछ हमारे पास बताने के लिए, लेकिन उसमें मजबूती की चाल या तेज़ी के आसार कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं। और इनफैक्ट हमारी रिसर्च विंग जो है काफ़ी अर्ली मॉर्निंग से ये सारे के सारे न्यूज़ फ्लोज को टैप करती है, ट्रैक करती है और उसमें से इम्पॉर्टेंट वंस आपके लिए खंगाल कर लेकर आती है। ऐसे में मोटिवेशन बिल्ट होता है अगर अच्छी अच्छी खबरें आ रही है जो कि बाजार को एक्शन दे जाए। लेकिन इस वक्त मार्केट में ट्रिगर्स मिसिंग हैं, चाहे बाजार कितनी भी कोशिश करे, नतीजों से भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मिड वे आ चुके हैं हम रिजल्ट सीजन के, लेकिन अब तक अगर आप देखेंगे जो आप लिस्ट भी देख रहे हैं हमारे साथ, हम स्कोर कार्ड भी लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब तक निफ्टी में कितनी अर्निंग्स आई हैं, अर्निंग्स की तस्वीर कैसी है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स कितनी है, वीक अर्निंग्स कितनी है और मिली जुली कितनी है, और तस्वीर कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही है। चाहे बैंक फाइनेंशियल्स के नतीजे आना शुरू हो गए हों, IT ने तो निराश किया ही था, ऑल इन ऑल अब भी एक बूस्टअप आना बाकी है और विदेशी बाजार से तो लगातार वॉलेटाइल मूव्स है ही। भारतीय बाजार के लिए मोटिवेशन कहां से डेवलप हो, एक बड़ा सवाल है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, उनसे बाजार पर उनकी रणनीति और आपके लिए स्टॉक वाइज क्या कुछ आज फोकस रेडार पर होना चाहिए जानने की कोशिश होगी। आप बने रहें 18 हाउस ऑफ देश के साथ। In association with SBI, बेस्ट है सबको पता है। रोशनी का सफर दिलचस्प है। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं,
खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं। ये रोशनी का सफर। अडानी, हम करके दिखाते हैं। भाई, ऑन रोड या ऑफ रोड? रोड ट्रिप पे किस बाइक की सवारी होगी, ये खूबसूरत चिंता आप करिए। टू व्हीलर लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद स्पॉट अप्रूवल एंड लोन अप टू 95%। हे, हो गया एडमिशन? यस, अब बस लोन बाकी है। एजुकेशन लोन के लिए SBI रिलायबल है। कोलैटरल फ्री लोन्स, टैक्स बेनिफिट्स, गर्ल्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स, कंसेशनल एंड मोर। सबको पता है। SBI एजुकेशन लोन्स रिलायबल है, सबको पता है। सर, पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। स्माइल। ना 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 ना, गलत समझ रहे हैं आप, ये ज़ीब्रा नहीं है। एक्सक्यूज मी? जब कोई पॉलिसी बाजार से बिना कंपेयर किए शोरूम से महंगा कार इंश्योरेंस लेके 30,000 रुपए तक गवा बैठे तो उसको ज़ीब्रा नहीं, गधा कहते हैं। My Lenovo AI says 2 degrees और swing हो सकता है। You can do more with your wrist. क्या ऐसे? Let me simulate. Push the ball with your wrist. टीम के लिए महत्वपूर्ण समय, उन्हें विकेट की जरूरत है। Yes. All round, जबरदस्त swing. Lenovo, damn the odds. हर व्यक्ति से जुड़ा है इंश्योरेंस, तो अब हर हफ्ते जुड़िए इंश्योरेंस की सही समझ के साथ। लाइफ, हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस, अब मिलेगी बारीक और भरोसेमंद जानकारी। मेरे साथ देखिए इंश्योरेंस मंत्र सिर्फ ET Now स्वदेश पर। हर व्यक्ति से जुड़ा है इंश्योरेंस, तो अब हर हफ्ते जुड़िए इंश्योरेंस की सही समझ के साथ। लाइफ, हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस, अब मिलेगी बारीक और भरोसेमंद जानकारी। मेरे साथ देखिए इंश्योरेंस मंत्र सिर्फ ET Now स्वदेश पर। ये रोशनी का सफर दिलचस्प है, दिलचस्प है। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं। ये रोशनी का सफर। अडानी, हम करके दिखाते हैं। व्यू मस्त है और चाय भी बुरी नहीं है। नए घर में चाय के मजे कहाँ लोगे, ये खूबसूरत चिंता आप करिए। होम लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स एंड इंस्टेंट सैंक्शन। स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। और अब चलते हैं निमेश जी की तरफ। निमेश जी, बताएं किस तरह बाजार की सेटअप लग रही है और कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। देखिए, स्टॉक्स पे बात करें तो फार्मास्यूटिकल स्पेस जो है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मेरा मानना है कि सिंजिन का काउंटर है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिल रहे हैं और स्टॉक में अगर बात करें तो फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी रिकवरी भी हम लोगों ने देखी थी। तो मेरा मानना है कि सिंजिन 670 के स्टॉप लॉस से यहाँ से बाय करना चाहिए और ऊपर में मेरा मानना है कि ऊपर में 710 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो सिंजिन यहाँ से बाय रिकमेंडेशन। इन इंटरनेशनल फर्स्ट टेक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आता हुआ इस वक्त ट्रेडिंग आइडियाज बाजार खुलने से ठीक पहले 2.5% के गेन्स हमने देखे थे फ्राइडे सेशन में। टेक्निकल एनालिसिस पर तो लगातार फोकस है ही, फंडामेंटल नज़रिया आपको बताने के लिए थोड़ी देर में फंडामेंटल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन निमेश, सिंजीन के साथ साथ कुछ और स्टॉक्स है जिस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपका टेक जानना चाहूँगी, क्योंकि इस हफ्ते ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लो ये स्टॉक फोकस रेडार पर रहेगा।
30 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिसमें फंड रेजिंग वाया ईदर राइट से शो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या QIP मेथड से कंपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगी। सो फंड रेजिंग की अपॉर्चुनिटी या फंड रेजिंग के प्लान्स हैं, जिसके लिए बोर्ड बैठक है 30 जुलाई को होने वाली है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक टेक दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि 1.5-2% के डाउन ट्रेंड्स 311 के स्तर हमने देखे हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनके लिए है, उनके लिए टेक्निकली लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए, जियो फाइनेंशियल्स के अंदर मेरा मानना है कि जब तक ये स्टॉक 320 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक थोड़ा वीक ही रहेगा। और यहाँ से जिस तरह से फ्राइडे के सेशन में हम लोगों ने सेटअप देखा था, एक वीक काइंड ऑफ सेटअप जो है वो दिख रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक नीचे की तरफ जो है वो सपोर्ट एरिया 295 के आसपास आ रहा है, तो वहां से करेक्शन के चांसेस है। तो अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो वहां से ये एग्जिट ले सकते हैं। जब तक ये स्टॉक 320 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक कोई बड़ा मूवमेंट ये स्टॉक के अंदर नहीं आएगा, और नीचे में 295-290 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल व्यू मेरा नेगेटिव है और मैं यहाँ से जीरो फाइनेंस के अंदर एग्जिट की राय दूंगा। फाइनेंशियल सर्विसेज पर ये टेक 320 के लेवल्स को वॉच आउट हम ज़रूर करेंगे, और इम्पॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं, उन स्तरों पर फोकस ज़रूर कीजिएगा आप। जो फाइनेंशियल सर्विसेज पर फंडामेंटल नज़रिया भी ज़रूर जानने की कोशिश रहेगी बुलेटिन में आगे, लेकिन हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। निमेश ठाकर तो हमें टेक्निकल नज़रिया अपना बता ही रहे हैं, लेकिन बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। थैंक यू सो मच आपका टाइम ईटी नाउ स्वदेश को देने के लिए। वैसे तो अच्छी खबरों के साथ शुरुआत करनी चाहिए गौरांग सर, लेकिन फिलहाल खबरें ही मिसिंग हैं, ट्रिगर्स ही तो मिसिंग हैं। खबरें ढेर सारी आ रही हैं, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए हमने देखा कि आईटी के लार्जर प्लेयर्स की सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। निफ्टी 50 से जुड़ी जो आईटी कंपनियां हैं, टीसीएस से शुरुआत हुई, फिर एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस सब आ गया। अब टीसीएस के लिए बड़ी छटनी की तैयारी, ये खबर आ रही है, और इस साल 12,000 लोगों को निकालेगी कंपनी। सर, इसी महीने में हमने एआई डे मनाया था, इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे मनाया था 16 जुलाई को। क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खा जा रहा है? आपका टेक इस पर और आईटी स्पेस पर हम जरूर जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद मानसी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, डर और भय होना कुछ हद तक अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा विश्वास होना या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होना भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है लंबी अवधि के लिए। मैं ये नहीं कहता कि एआई पूर्ण रूप से नौकरियां खा जाएगा, व्यवसाय खा जाएगा। हाँ, लेकिन एक डर और भय का माहौल बिल्कुल रहेगा मानसी। और आखिरकार ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक प्राणी है मानसी, ये परमात्मा ने तो बनाया नहीं है, ये मनुष्य ने ही बनाया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा चिंता का कारण होगा। एक डर या फिर एक भय मानसी मुझे लग रहा है। एक बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे ख्याल से पिछले साल या 2 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय समिट हुई थी, वहां पर की थी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सहमति बननी चाहिए, फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जिसके तहत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर आपने सही उपयोग किया है एआई का तो ये आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपने दुरुपयोग किया है इसका तो ये श्राप के रूप में उभरेगा और वो बहुत ही हानिकारक होगा मनुष्य के लिए। तो मैं मानता हूं कि अभी तक तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया तो हानिकारक हो सकता है। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर, यानी कि आईटी क्षेत्र के ऊपर। तो जो आंकड़े आए मानसी, वो थोड़े ज्यादा निराशाजनक है। ये कहते हुए मुझे संकोच भी होता है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद इतने बुरे आंकड़े नहीं आएंगे, लेकिन फिर ये छटनी की बात की गई टीसीएस के तरफ से। जिन नए कर्मचारियों को लिया गया था उनको अभी कामकाज पर उतारा नहीं है, उनको अभी थोड़ा बहुत दूर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर उनको कामकाज में लिया जाएगा। टिप्पणियां जो करी हैं मैनेजमेंट ने नतीजों के पश्चात, और खास करके जो बुद्धिमानी जीव अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका में बैठे हैं, वो जिस प्रकार से टिप्पणी करती हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगा, उसका असर अमेरिकन कंपनियों के ऊपर कैसा पड़ेगा,
खर्च किस प्रकार से करेगी, बजटरी कट्स, डिस्क्रिशनरी स्पेंड, आईटी के ऊपर खर्च कैसा करेगी, लेकिन ये पूरा समीकरण मैं मानता हूं मानसी छोटी मध्यम अवधि के लिए हानिकारक हो सकता है आईटी क्षेत्र के ऊपर। मैं इस हद तक कहूंगा मानसी कि शायद दूसरी तिमाही के नतीजे भी आईटी क्षेत्र के थोड़े निराशाजनक आ सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं रखना चाहिए कहने पर। लेकिन तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही यानी कि इस वित्तीय साल के दूसरे आधे हिस्से में और उसके पश्चात अगले वित्तीय साल में मेरे ख्याल से सुधार होने की पूरी उम्मीद है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आईटी क्षेत्र में सुधार होगा, समय लगेगा, लेकिन जल्दबाजी तो बाजार में करनी नहीं चाहिए। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो सकारात्मक नजरिया आईटी क्षेत्र पर हम रखते हैं। ठीक है, बहुत लंबी अवधि के लिए सकारात्मक है, लेकिन Q1 में थोड़ी सी कमजोरी हम देख रहे हैं ऑलरेडी, और दूसरी तिमाही के नतीजों को लेकर भी ज़्यादा एक्साइटेड है नहीं गौरांग सर। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आईटी तो एक बड़ा धड़ा है बाजार का, लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल जो उससे भी थोड़ा बड़ा है और बाजार के लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है। कोटक बैंक के नंबर आए हैं, लेकिन कोटक बैंक के भी जो नतीजे हैं थोड़े से कमजोरी दिख रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट में हम 7% की गिरावट देख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसमें भी कॉम्प्रेशन आया है, 5% से गिर के आ गया है 4.6%। हालांकि लोन अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो वो ठीक ठाक दिख रही है। कोटक बैंक, अगर हम फ्रंटलाइनर्स अगर तुलना करें HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक, उनके मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट करके बैंक ने दिए हैं। कैसे लगे आपको नतीजे सर, और अब आप सलाह क्या दे रहे हैं कोटक बैंक को लेकर? आपको भी प्रणाम अभिषेक भाई और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो शनिवार को मेरे ख्याल से नतीजे आए कोटक महिंद्रा बैंक के, और हम हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश के साथ जुड़े हुए थे, नतीजों के ऊपर चर्चा कर रहे थे आपके सहयोगी के साथ। करीबन दोपहर का समय था मेरे ख्याल से जब नतीजे का घोषणा की गई। नतीजे निराशाजनक है। मैंने ये बात शनिवार को ही आपके सहयोगी को बताई थी। मुनाफे में जिस प्रकार से नकारात्मक परिस्थिति, मेरे ख्याल से एसेट क्वालिटी में भी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि जिससे हम सकारात्मक चर्चा कर सकें। और कहीं ना कहीं आईटी ने थोड़ा निराश किया है, एफएमसीजी ने निराश किया है, बैंकिंग क्षेत्र ने, खास करके जो कुछ बैंकों के नतीजे आए, एक्सिस बैंक, अभी परसों के दिन जो कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आए, ICICI और HDFC थोड़े सकारात्मक थे। अब आने वाले समय में सरकारी बैंकों के भी नतीजे आएंगे, तो यहाँ पर भी निराशा है। तो कुल मिलाकर के अगर अब तक के जो नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के जो नतीजे आए हैं अब तक, उत्साह कम दिख रहा है अभिषेक भाई, निराशा थोड़ी बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहली तिमाही के नतीजों के अंत तक थोड़ा बहुत सकारात्मक नजरिया उभर करके आए। उम्मीद कम है, निराशा ज्यादा है। आगे भविष्य पर अब चीजें टिक गई हैं, और ये कोटक बैंक, इसके भी नंबर्स वीक हैं, आज शेयर में आप गिरावट देख सकते हैं। लेकिन कोटक बैंक को लेकर ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं। और भी कई सारे रिपोर्ट्स आई होंगी ब्रोकरेजेस की तरफ से, उस पर भी नजर डालते हैं। अशेषा हमारे साथ हैं। अशेषा, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं? अभिषेक, गुड मॉर्निंग। तो हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक की तो बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सिप्ला के नतीजे भी आए थे और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वहां से निकल कर आई है। नुवामा ने अपनी होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट चेंज किया है। पहले 1620 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य था और अब 1651 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है। उनका मानना है कि मार्जिन परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखा इस तिमाही में। FY27 तक अमेरिका में $1 बिलियन बिक्री का कंपनी ने अनुमान रखा है, तो काफी एम्बिशियस गोल है कंपनी का अमेरिकी सेल्स को लेकर, जिसके चलते उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस भी मार्जिनली बढ़ाकर 1651 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। एंटीक ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। पहले 1760 का लक्ष्य था, अब बढ़ाकर 1875 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि US पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है, मोमेंटम काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है अमेरिकी बिजनेस में, और इसी के साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने भी काफ़ी आउट परफॉर्म किया। अनुमान से काफ़ी अच्छे नतीजे रहे, जिसके चलते एंटीक ने भी अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक की भी बात करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे नतीजों पर। नुवामा ने होल्ड की रेटिंग बरकरार,
2020 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा जेफरीज ने खरीदारी की राय 2550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, बर्नस्टीन न्यूट्रल की रेटिंग 1950 का लक्ष्य और मोतीलाल ने खरीदारी की राय 2400 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य कोटक महिंद्रा बैंक पर रखा है। नुवामा का मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट में डिसअपॉइंटमेंट दिखी पहली तिमाही में, जिसके चलते उन्होंने अपने ईपीएस एस्टिमेट 7 से 8% तक घटाए हैं। तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके स्क्रीन पर जो कोटक महिंद्रा बैंक पर निकल कर आई है। इसके अलावा लॉरस लैब्स की बात करते हैं, एंटीक की रिपोर्ट है। उन्होंने टारगेट प्राइस 520 रुपये पहले था, वो बढ़ाकर 700 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है और होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। उनका मानना है कि कंस्ट्रक्टिव है, सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके चलते उनका नज़रिया अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन उनका मानना है कि नियर टर्म में थोड़े से हेडविंड्स कंपनी को फेस कर सकते हैं। कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने साइन नहीं किए तो नियर टर्म में हर्डल्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया लॉरस लैब्स पर काफ़ी पॉजिटिव। इसके अलावा टाटा केमिकल, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, 950 रुपये प्रति शेयर का पहले लक्ष्य था, वो बढ़ाकर 970 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि अनवायबल कैपेसिटीज़ में एक्सेस सप्लाई है, जिसके चलते एक मेजर कंसर्न होगा टाटा केमिकल्स के लिए। और लास्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा पर एंटीक की रिपोर्ट, खरीदारी की राय 290 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखा है। उनका मानना है कि स्लिपेजेस में सीक्वेंशियली डिटीरियोरेशन दिखा, मिक्स्ड परफॉर्मेंस था पहली तिमाही में। करंट वैल्यूएशंस की बात करें तो स्टॉक काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है, तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बैंक ऑफ बड़ौदा एंटिक को काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार और 290 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आशीषा। अहम ब्रोकिंग जो रिपोर्ट्स आए हैं वो आप हमें बता रहे हैं, लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हम अहम टेक्निकल कॉल्स और खबरों वाले शेयर्स खास करके 9 के नवरत्न में जो हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका मार्केट्स लाइव में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे और 2 एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। निमेश ठाकर हैं और जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हैं, जो आपको बाजार के और स्टॉक्स के फंडामेंटल को लेकर राय दे रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और एक्सपर्ट को थोड़ी देर में जोड़ेंगे। मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी साड़ा थोड़ी देर में हमारे साथ शो में शामिल हो जाएंगी। लेकिन गौरांग सर, एक बार ना आपसे व्यू चाहिए सीडीएसएल के नंबर्स को लेकर, क्योंकि सीडीएसएल के नतीजे भी कमज़ोर आए हैं। अगर हम आय की बात करें तो आय तो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मार्जिन में कॉम्प्रेशन है, 60% से गिरकर 50% की मार्जिन। प्रॉफिट्स की बात करें तो करीब 24 से 25% के आसपास से गिरावट है प्रॉफिट में। सीडीएसएल को लेकर आपका व्यू क्या है सर? वैल्यूएशंस भी थोड़े हाई हैं और शेयर चला भी काफ़ी ज़्यादा है। गिरावट आए तो खरीदना चाहिए या फिर थोड़ा ज़्यादा नीचे आए तो फिर कंफर्ट बनेगा? अभिषेक भाई, स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर देना मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा। तो जो भी लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर हम आपके समक्ष इस कार्यक्रम में राय रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित का अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन राय इस स्तर पर हमारे क्लाइंट्स को देते हैं तो संभव है उनका लंबी अवधि के लिए निवेश हो सकता है। अब आपके आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर, सीडीएसएल और भारतीय शेयर बाजार यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट सेक्टर, तो ये क्षेत्र हमें पसंद आता है। इंडियन कैपिटल मार्केट्स, भारतीय शेयर बाजार, देखिए एक धारणा विचारधारा आप ये रखते हैं कि आने वाले 3 साल 5 साल या उससे अधिक समय में भारतीय शेयर बाजार अपने बुनियादी मजबूती कारणों के आधार पर लंबी अवधि के लिए सकारात्मक कामकाज करेगा। तो भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां भी अभिषेक भाई ठीक ठाक कामकाज करेगी, अच्छा कामकाज करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आपके पास नजरिया क्या है, आपके पास समय सीमा क्या है। अगर लंबी अवधि के लिए अगर आपके पास नजरिया है, समय सीमा है, तो एक आध तिमाही में या 2 तिमाही में नतीजे अगर निराश करते हैं तो वो कोई बड़ा कारण नहीं होना चाहिए लंबी अवधि के निवेश में परिवर्तन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र में से आपने पूछा क्या सीडीएसएल पसंद आता है, तो देखिए सीधे सीधे तो टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी हुई दूसरी कंपनी है जो कि सीडीएसएल जैसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, वो है कैम्स, ये पसंद आता है।
नतीजों में निराशा। अब एक हाथ तिमाही में, 2 तिमाही में अभिषेक भाई जरूरी नहीं है कि आपको तिमाही दर तिमाही 15-20% के ऊपर के तरफ के आंकड़े बिक्री, शुद्ध मुनाफे में, मुनाफे के मार्जिन में देखने मिले। ये संभव नहीं है। एक हाथ तिमाही में कोई भी कंपनी में, कोई भी क्षेत्र में निराशा आ सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि लंबी अवधि में क्या हो रहा है। तो अगर आप जैसे मैंने बताया कि अगर लंबी अवधि का समय सीमा है, शेयर बाजार अच्छा करेगा, तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, ये उदाहरण दे रहा हूं, कोई राय नहीं दे रहा अभिषेक भाई, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जैसी कंपनी जी ठीक है, कोई तकनीकी दिक्कत है, गौरांग सर को फिर से जोड़ेंगे। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर व्यू लेते हैं। टाटा केमिकल्स के भी नंबर आए हैं और टाटा केमिकल्स के नंबर आए हैं मजबूत। मुनाफे की बात करें तो ऑलमोस्ट 68% की ग्रोथ है और शुक्रवार के सत्र में हमने देखा था कि टाटा केमिकल्स की क्लोजिंग अच्छी हुई थी। आपसे निमेश जी व्यू चाहिए। गुड मॉर्निंग। टाटा केमिकल्स को लेकर, टाटा केमिकल्स वो शेयर है कि 1000 रुपए के ऊपर हम इसमें देखते हैं कि मजबूती रहती है, 1000 के नीचे थोड़ा सा डामाडोल रहता है। और पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो काफी वोलेटाइल रहा है टाटा केमिकल का शेयर। व्यू क्या होगा आपका टाटा केमिकल्स को लेकर? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए टाटा केमिकल्स के अंदर अगर देखें तो डेली चार्ट्स के ऊपर एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन है और कंसोलिडेशन एक चल रहा है। राउंडिंग फॉर्मेशन के बाद मेरा मानना है जब तक स्टॉक 900 रुपए के ऊपर है तब तक काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जिस तरह से रिजल्ट्स आए, मेरा मानना है कि यहाँ से एक मोमेंटम, नया मोमेंटम बनना चाहिए। स्टॉक के अंदर व्यू बुलिश है। अगर यहाँ से बाय एंट्री करनी है तो नीचे की तरफ 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है बट 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एक पोजिशनल बाय बनता है। और मेरा मानना है कि ऊपर में 980 एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा और जैसे 980 को ब्रेक करता है तो हम लोग अच्छा मोमेंटम ऊपर में 1100 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन पोजिशनल बेसिस के ऊपर। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंटर के अंदर बाय करके चलना चाहिए। 900 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना चाहिए। 900 का स्टॉप लॉस, 980, 1100 के ये टारगेट हो जाएंगे टाटा केमिकल के लिए। लॉन्ग टर्म बिट के लिए ठीक है। तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए इसको निमेश जी अवॉइड कर दें टाटा केमिकल, क्योंकि अब ये तो 980 और 1100 तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। आज क्या करें? मान लीजिए थोड़ा सा अगर ऊपर खुलेगा शेयर ही तो देखिए चार्ट स्ट्रक्चर एक कंसोलिडेशन का है और स्टॉक एक ब्रॉड रेंज के अंदर वॉलेटाइल मूव देता है। तो मेरा मानना है कि देखना चाहिए कहां पर ओपन होता है। अगर ये रेंज के आसपास 930 के आसपास अगर ओपन होता है तो यहाँ से एक गुड एंट्री पॉइंट, एक अच्छे सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और कल के सेशन का जो लो था अराउंड 915 तक के आसपास का, वहां पर एक बार स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए। और इंट्राडे अगर रिकवर होता है तो मेरा मानना है कि 950 960 तक के मूव आराम से देखने को मिल सकते हैं। नौ 960 तक की उम्मीद आप कर सकते हैं टाटा केमिकल्स में शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो 980 का टारगेट पहले आएगा और उसके बाद 1100 तक के टारगेट के लिए भी आप शेयर को होल्ड कर सकते हैं। टाटा केमिकल्स को लेकर ये व्यू। थोड़ी देर में शरद हमारे साथ जुड़ जाएंगे 9 के नवरत्न लेकर, लेकिन उसके पहले हमारे साथ जुड़ गई हैं वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी सारडा। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपका फोकस बाजार में कहां पर है और कौन से शेयर पैसे बना के देंगे? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरा फोकस ऑफ कोर्स पूरे बाजार में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग है और हायर लेवल्स पे गिव अप करते हुए दिख रहा है। इंडिया विक्स भी स्पाइक हुआ है पिछले वीक लेटर टुवर्ड्स द एंड, जो कि थोड़े बहुत कंसर्न्स है मार्केट के लिए। तो शॉर्ट टर्म जिटरनेस तो कंटिन्यू होते हुए ही रहेंगे। बट ऐसे में एक स्टॉक है भारती एयरटेल, जो कि अभी भी एक काफी रेजिलेंस दिखा रहा है और अपने 50 डेमा के ऊपर भी होल्ड करते हुए दिख रहा है। वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है ये स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को, और मंथ ऑन मंथ बेसिस में ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए भी दिखा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और यहाँ पे मार्केट के विपरीत इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें नजर जरूर रखनी चाहिए। खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो 2000 तक के लिए हम भारतीय एयरटेल को देखें 1900 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है,
ये आपके लिए व्यू हो गया, लेकिन चलिए शरद के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि आज वो कौन से 9 शेयर हैं जो आपके फोकस में होनी चाहिए। शरद बताइए, 9 के नवरत्न कौन से हैं आज? एक अर्निंग स्पेसिफिक जो है ज़्यादा जो हमारा फोकस रहने वाला नवरत्न में सबसे पहले कोटक बैंक पे नज़र रखेंगे। कमज़ोर नतीजे जो है सारे पैरामीटर्स में देखने मिले और कमेंट्री भी देखे, जो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बहुत हायर साइड में है, खास करके एमएफआई प्रेशर देखने मिल रहा है। सीवी सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए भी जो है नेगेटिव कमेंट्री आ रही है। स्टॉक में एक्सपेक्टेड है कि जो है बड़ी गिरावट आ सकती है। वही टीसीएस की बात करें तो यहाँ पे 12,000 जॉब्स को जो है आप कहेंगे कि जो है स्लैश करने वाले, लगभग 2% वर्कफोर्स रहेगा और जॉब का जो होने वाली है वो टेक शिफ्ट के तरफ से होने वाली है। लेकिन ऑफकोर्स स्टॉक में भारी गिरावट हम ऑलरेडी देख लिए थे अर्निंग सीजन में, तो कुछ टेक्निकल एनालिस्ट बता रहे कि यहाँ पे वैल्यू बाई भी देखने मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, मैनेजमेंट का ये एआई के चलते नहीं हुआ, ये स्किल्स के चलते हुआ है। और हर साल हम बात करते हैं तो ये जो है हर एक सेशन में जो है एडजस्टमेंट्स होती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक न्यूट्रल रही है, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। एमएफआई उतना भी खराब नहीं आया है, स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ देखने मिली है। हालांकि पैट में देखें तो 32% का ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट आया है। सीडीएसएल के कमज़ोर नतीजे आए हैं, नेट प्रॉफिट लगभग 24% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है और लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। सारे कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स में भी जो है आज सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। वर्लपूल मिले जुले नतीजे आए हैं, मार्केट शेयर गेन कंटिन्यू ज़रूर हो रहा है। हालांकि स्टॉक में जो है होल्डिंग कंपनी जो प्रमोटर हैं उनकी स्टेक सेल की ओवरहैंग ज़रूर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ कमज़ोर नतीजे आए। पैट की बात करें तो फॉरेक्स लॉसेस और लोअर एक्सपोर्ट्स के इम्पैक्ट देखने मिले हैं, बट ऑफ कोर्स यूएस यूरोपियन डील से कारण भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है। जिस तरह यूरोपियन ओईएम्स जो हैं ऑटो के, वो ऑर्डर्स देना शुरू कर सकते हैं। टाटा केमिकल्स की बात करें, एबिडा एस्टिमेट को बीट किया। इंडिया यूके बेसिक केमिस्ट्री के बिजनेस अच्छे आए और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की जो है परफॉर्मेंस में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिली। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले और लगभग 6,400 करोड़ के निवेश करने वाले हैं एक बड़े टर्मिनल में जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। और आखिरी स्टॉक जिस पे हमारी नज़र रहेगी वो है सेल। कमज़ोर नतीजे आए हैं। एबिडा के आंकड़े की बात करें तो वो लगभग 18 से लेके 20% जो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम देखने मिले हैं। तो पेट्रोनेट एलएनजी सेल पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो है सीडीएसएल पे भी राय जो है हमने थोड़ी देर पहले लिए। टीसीएस इंटरेस्टिंगली जो है एक अच्छी वैल्यू बाय दिख रही है और इस स्टॉक पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है डिस्पाइट जो नेगेटिव अनाउंसमेंट आया है। निमेश जी, आपसे बस टीसीएस पे आपकी राय लूँगा। लगभग 12,000 जॉब्स की जो है आप कहेंगे स्लैश करने वाले हैं और अर्निंग्स के बाद स्टॉक में भारी पिटाई ऑलरेडी देखने मिली थी, तो यहाँ से जो है एक पोजिशनली वैल्यू बाय बन रहा है और बन रहा है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं? देखिए शरद जी, पिछले टाइम भी अगर हम लोगों ने देखा तो 3,100 के आसपास एक अच्छा बॉटम बना था और स्टॉक के अंदर जो है वो हम लोगों ने एक ट्रेंड रिवर्सल देखा था जो 3,700 तक का था। फिर से ये स्टॉक ये लेवल के आसपास एक टेस्ट करके एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। मेरा मानना है कि जरूर से यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल चार्ट्स के ऊपर तो बन ही रहा है, तो व्यू बुलिश है। ऊपर में मेरा मानना है कि ऊपर में 3,500 तक के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। जरूर से ये लेवल से बाय करके चलना चाहिए। रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियर व्यू है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा टीसीएस का, निमेश सर? देखिए स्टॉप लॉस 3,100 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो 3,100 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक के अंदर बाय करना चाहिए। 3,500 का पहला टारगेट जो है वो रहेगा। ऑटो एंसिलरी स्पेस पे जो है आपकी राय चाहिए। ऑफकोर्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नतीजे तो खराब आए, लेकिन इंटरेस्टिंगली यूरोपियन यूनियन और यूएस का ट्रेड डील हो गया, टैरिफ की क्लैरिटी आ गई और ये जो लास्ट फर्स्ट क्वार्टर था हमारा FY26 का, यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेयर्स थे, एक्सपोर्ट प्लेयर्स थे, उन्होंने जो पूरी रिलीज़ नहीं की थी क्योंकि टैरिफ की क्लैरिटी नहीं आई थी और एक अच्छी पिटाई जो ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स को देखने मिली थी। अब जो है क्लैरिटी आ गया है, तो क्या यूरोपियन OEMs जो हैं और ज़्यादा ऑर्डर इनफ्लोज ला सकते हैं इन कंपनीज़ के लिए? थोड़ी मोमेंटम आई थी कुछ स्टॉक्स में भी, तो किस तरह आप देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस, खास करके जो एक्सपोर्ट्स दे रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स को? गौरांग सर। देखिए, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। तो माहौल थोड़ा कमजोर है। भले यूरोप और यूएस के बीच में डील की सहमति के समाचार आए हैं, मेरे ख्याल से बाजार में जिस तरीके का वातावरण है, खास करके पहली तिमाही के नतीजों को लेकर के, निराशाजनक है। अब डिस्क्लोजर तो हमने पहले ही दे दिए, लेकिन ऑटो क्षेत्र पसंद आता है हमें, ये अनिवार्य है टिप्पणी करना।
और इस क्षेत्र में हमें 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया, भारी भरकम माल ढोने वाले वाहन यानी कि बस और ट्रक्स, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां, एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां पसंद आती हैं। हमने कुछ समय पहले टेस्ला का एक पहला शोरूम बांद्रा, मुंबई, बीकेसी में खुलते हुए देखा। कल एक और वियतनाम की कंपनी विनफास्ट ने अपना एक शोरूम नया खोला है। ये भी कंपनी टेस्ला के जैसी कंपनी है जो कि ईवीज बनाती है, लेकिन थोड़ा बहुत संकोच लोगों को था कि बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धा आ जाएगी भारत में स्थापित कंपनियां जो ऊर्जा से चलने वाले वाहन बनाती, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तो टाटा मोटर, M&M, मारुति, ये वाहन बनाने वाली कंपनी, चौपहिया, 2 पहिया और 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर्स है, हीरो मोटोकॉर्प है, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां हैं, आइशर मोटर्स और एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसी कंपनियां हैं, प्योर इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। लेकिन देखिए, ये जो मैं आपके सामने राय रख रहा हूं, ये बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है और ये लंबी अवधि के लिए। एकदम से यहाँ कोई बड़ा परिवर्तन होगा ऐसा हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेत है वो थोड़े बहुत हावी हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल प्रेशर ज़रूर बने हुए हैं और ऑफ कोर्स ब्रॉडर हेडलाइन नंबर्स की भी बात करें, अगर ऑटो की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ उतने खास नतीजे जो है अभी तक नहीं देखने मिले हैं। शिवांगी, आपसे जो है टाटा केमिकल्स पे राय लेना चाहूँगा। नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और थोड़ी सी मोमेंटम भी देखने मिलती इस सेगमेंट में, और इंडिया यूके का जो बेसिक केमिस्ट्री का बिजनेस है यहाँ पे अच्छी मूव आई है। आपको लगता है कि एक अच्छा बेस बन रहा है टाटा केमिकल्स के लिए? जी बिल्कुल, टाटा केमिकल की बात करें तो लास्ट वीक फर्स्ट हाफ द वीक में एक अच्छी रैली देखने को मिली। उसके बाद ये स्टॉक गिव अप करते हुए दिखा पिछले 2 सेशंस में। वॉल्यूम्स भी गिरते वक्त काफ़ी एक सिग्निफिकेंट थे, एवरेज से ऊपर थे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो गिव अप हुआ है, वीकली गेन्स भी पूरे ही वाइप आउट हुए हैं और हम देख रहे हैं कि अभी भी 50 डेमा को तो रिट्रेस यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही है यहाँ पे। तो मोमेंटम जब तक पिकअप नहीं होता है, 950 के ऊपर होल्ड नहीं करते हुए दिखता है ये स्टॉक, तो तब तक मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं या वेट एंड वॉच कर सकते हैं। टाटा केमिकल 970 जब तक ना आए तब तक आप इसको अवॉइड कीजिए, ये सलाह है शिवांगी की। चलिए, बाजार के लेवल सेटल हो गए हैं, थोड़ी देर में बाजार की शुरुआत हो भी जाएगी। निफ्टी करीब आपको 50 अंक नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा, 24,800 की भी नीचे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,200 के सपोर्ट के आसपास शुरुआत होगी। 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में हो सकती है और गिरावट का रीजन होगा कोटक बैंक, करीब 5.5% की गिरावट पर शुरुआत होने की आशंका है। शिवांगी, एक बार जरा कोटक बैंक पर भी अपना व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए ओपनिंग पर, क्योंकि तगड़ी गिरावट 2,000 रुपए के आसपास शुरुआत होने जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि तीसरा सत्र होगा जब शेयर में गिरावट होगी। शिवांगी जी, शिवांगी तक शायद आवाज हमारी नहीं जा रही है जी। एक व्यू आप गौरांग सर देंगे कोटक बैंक को लेकर? अच्छा ठीक है, शिवांगी बताइए प्लीज। जी, बैंकिंग स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत जिटरनेस जरूर देखने को मिल रही है और हमने देखा है कि अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पे हैवी वेट प्राइवेट स्पेस में स्पेसिफिकली। तो मेरी नजर यहाँ पीएसयू स्पेस में रहेगी अभिषेक। बैंकिंग में अगर हम प्राइवेट बैंक्स को थोड़ा अब वेट एंड वॉच कर सकते हैं तो यही राय रहेगी। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए बाजार की शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे। आज हो सकता है कि आईटी थोड़ा सा ना बाजार को सहारा दे, वो दिख रहा है। टीसीएस में करीब 2% की तेजी पर शुरुआत होगी। टीसीएस ने अपना वर्कफोर्स यानी कि अपने कर्मचारियों की संख्या को 12,000 घटाने का निर्णय लिया है और इसको कॉस्ट कटिंग मेजर्स के तौर पर देखा जा रहा है। तो टीसीएस का शेयर 2% ऊपर है। आईसीआईसीआई बैंक में करीब 1.5% की तेजी पर शुरुआत होने की उम्मीद है। भारतीय एयरटेल एक और इंडेक्स का हैवी वेट
करीब 1.5% के आसपास की तेजी भारतीय एयरटेल में होगी। डॉक्टर रेड्डीज और बजाज ऑटो ये भी करीब 1 से 1.25% के ऊपर खुलने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन कोटक बैंक 5.5% नीचे, और कोटक बैंक के साथ साथ हम देख रहे हैं कि टाइटन में कमजोरी होगी। इंडसइंड बैंक के नंबर्स आ जाने वाले हैं, इंडसइंड बैंक का शेयर भी कमजोरी के संकेत दे रहा है। हीरो मोटो में भी 2% की बड़ी गिरावट पर शुरुआत होने के संकेत हैं। बजाज फाइनेंस हमने देखा था कि शुक्रवार को इसमें भारी गिरावट आई थी। बजाज फाइनेंस के शेयर में आज भी गिरावट इसमें कंटिन्यू रहेगी, करीब 1.5% के आसपास से गिरावट इसमें आएगी। और अगर हम आईटी की बात करें तो टीसीएस के अलावा बाकी जो खेमा है वहां पर ना निराशा के ही आसार दिख रहे हैं, क्योंकि एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में 1 से 1.5% की गिरावट पर शुरुआत हो सकती है। बाजार का दिग्गज रिलायंस करीब 0.25% की गिरावट पर वहां पर शुरुआत होते हुए आपको दिखेगी। तो ओवरऑल थोड़े से ना वीकनेस के संकेत दिख रहे हैं शुरुआती सत्र में। देखते हैं कि कमजोर शुरुआत के बाद बाजार रिकवर होता है या नहीं। रिकवर होना तो चाहिए। 24,784 हमने जो बताया था आपको सपोर्ट रेंज के 24,700 से लेकर 24,800 के बीच में एक सपोर्ट का रेंज है। उसके बीच में ही निफ्टी खुल रहा है करीब 50 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ। लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ी सी चिंता में जरूर डाला है। 56,200 के आसपास निफ्टी बैंक खुल रहा है। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोटक बैंक आज स्पॉइलर बनेगा। करीब 5.5% के आसपास से गिरावट कोटक बैंक में होने की उम्मीद है। तो शुरुआत हो गई है। निफ्टी बैंक 325 अंक नीचे। निफ्टी की बात करें तो करीब 50 अंक नीचे शुरुआत हुई है। 0.25% नीचे है निफ्टी बैंक, और उससे डबल निफ्टी बैंक में गिरावट है। 56,250 के आसपास आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। सेंसेक्स से करीब 200 अंक नीचे। तो निफ्टी और सेंसेक्स में 0.25% के आसपास की कमजोरी पर आज शुरुआत हुई है। कोटक बैंक 4% टूटा है, सबसे ज्यादा इसमें गिरावट आई है। और इसके अलावा विप्रो में कमजोरी है 2% के आसपास की। टीसीएस जो ऊपर दिख रहा था प्री ओपन में, टीसीएस खुला है नीचे करीब 1%। और टीसीएस के अलावा जो शेयर बाजार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं उसमें एचयूएल आप देखेंगे कमजोर है। एचयूएल के अलावा इन्फोसिस भी कमजोर है करीब 1%। तो आईटी से सपोर्ट ना वो गायब है, और उसके चलते आप देखिए निफ्टी आ गया है थोड़ा सा और नीचे। निफ्टी की जो गिरावट है वो हो गई है करीब 70 अंकों के आसपास की। 24,765 के आसपास है निफ्टी, और निफ्टी बैंक की गिरावट है करीब 300 अंकों के आसपास की। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी खराब है, करीब 800 शेयर ऊपर है, तो 1350 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इंडिया विक्स हमने देखा था करीब 5% के आसपास का स्पाइक था शुक्रवार के सत्र में। आज थोड़ी सी तेजी इंडिया विक्स में और बढ़ी है, 5.5% ऊपर इंडिया विक्स है, और 12 के आसपास के स्तर हैं इंडिया विक्स के। लेकिन जो शेयर बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, ऑटो से थोड़ा सा सपोर्ट है। बजाज ऑटो, टाटा मोटर करीब 1 से 1.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहे हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ी सी खरीदारी है, ट्रेंट में थोड़ी बाइंग है, सिप्ला में 0.25% के आसपास की गेंद से। सन फार्मा ऊपर है, डॉक्टर रेड्डीज भी इतना ही ऊपर है। तो फार्मा और ऑटो, फार्मा शेयरों ने देखा था कि शुक्रवार को भी बाजार को सपोर्ट करने का काम किया था, आज भी सहारा दे रहे हैं। बट ये है कि अब जिन उन शेयरों का बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, तो निफ्टी में आप बहुत ज़्यादा कोई स्पाइक लोअर लेवल से आप रिकवरी ज़्यादा देखेंगे नहीं। वायदा की बात करें तो केपीआईटी टेक 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। टोरेंट फार्मा में 2% की तेजी है। एंजल वन करीब 2% ऊपर है। एसबीआई लाइफ में करीब 2.25% के आसपास की तेजी है। और इसके अलावा सिंजीन, लुपिन, ये फार्मा में कुछ और शेयर हैं जहां पर आज बाजार को सहारा देने का थोड़ा मोड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन गिरावट कहां पर है? एसबीआई कार्ड्स नतीजों के बाद ये शेयर टूटा है करीब 5% के आसपास। एपीएल अपोलो में करीब 8% की तगड़ी गिरावट है। आज का ये कह सकते हैं कि ओपनिंग का फिसड्डी ये शेयर है। हिंद कॉपर करीब 5.5% टूटा है। सोना बीएलडब्ल्यू 4% की गिरावट के साथ ये खुला है। महानगर गैस में 4% की गिरावट है। तो आज हम देख रहे हैं कि माहौल कमजोर है। और निफ्टी की जो गिरावट हो गई है वो हो गई है करीब 100 अंकों के आसपास की। 24,738, 24,700 के नीचे गया तो वीकनेस थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएगी निफ्टी में। फिलहाल 100 अंकों के आसपास की कमजोरी हम निफ्टी में देख रहे हैं। कोटक बैंक करीब है कमजोर है 5%। लेकिन अगर आज कुछ सेक्टर्स की बात करें जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फार्मा में हल्की सी बाइंग है इंडेक्स लेवल पर, और ऑटो है करीब 0.25% ऊपर। इसके अलावा सारे के सारे सेक्टर हैं कमजोर, और सबसे ज्यादा कमजोर है निफ्टी का रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 1.5% नीचे है। निफ्टी आईटी में करीब 1.25% के आसपास कमजोरी है। तो आईटी में जो कमजोरी, जो वीकनेस है ना, वो छट नहीं रही है। नेस्डेक रिकॉर्ड हाइज बना रहा है। निफ्टी आईटी लगातार कमजोर हम देख रहे हैं, 35,000 के आसपास के स्तर हैं। 39,000 से लगातार हम फॉल देख रहे हैं निफ्टी आईटी में, और 4,000 पॉइंट ऑलमोस्ट निफ्टी आईटी टूट गया है। और आज हम वीकनेस साफ साफ देख रहे हैं। आज के अगर हम बड़े मूवर्स की बात करें, कुछ और शेयरों का जरा जिक्र करते हैं इंडेक्स के अलावा, तो आप देखेंगे कि बड़े मूव्स कम हैं। सुदर्शन केमिकल करीब 2.5% ऊपर है।
एलेंबिक फार्मा में करीब 2% की तेजी है, एम्फेसिस करीब 2% ऊपर है, इंडोको रेमेडीज 1.5% ऊपर है। तो ऑटो और सिलेक्टिव फार्मा ये दो सेगमेंट से जहां पर आपको थोड़े बहुत बाइंग दिखेगी। अदरवाइज आईएक्स हमने देखा था कि गुरुवार को 28% शेयर टूटा, शुक्रवार को संभला था, आज फिर से गिरावट का शिकार हो रहा है, करीब 5% नीचे आईएक्स से। मार्केट कपलिंग को सीआरसी की मंजूरी मिली थी, उसके चलते इसमें प्रेशर बनता हुआ दिखा था। तो एसबीआई कार्ड, कोटक बैंक, विप्रो, सीडीएसएल के भी नंबर वीक थे, सीडीएसएल भी टूट रहा है। स्टरलाइट टेक में गिरावट आ रही है और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेल का शेयर भी कमजोर नतीजों के चलते आज 2% की गिरावट झेल रहा है। ओवरऑल बाजार में सेंटिमेंट वीक है। निफ्टी बैंक 250 अंक नीचे और निफ्टी की बात करें तो 100 अंक नीचे, लगभग प्रतिशत के लिहाज से बराबरी की गिरावट दोनों के दोनों इंडेक्स में है। इंडिया विक्स 6% ऊपर 12 के आसपास। तो सेंटिमेंट बाजार के लिए कमजोर है और हफ्ते की शुरुआत आज हुई है कमजोरी के साथ। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स को बाजार में, इस कमजोरी के बाजार में भी कहां पर ट्रेड के अच्छे मौके दिख रहे हैं, अब ये जानेंगे और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। बिल्कुल, आप यहाँ पे देखें तो ओपनिंग का जो खिलाड़ी है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि जो फॉरेन के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, खास करके मिडिल ईस्ट बायर्स जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक कर सकते हैं और लगभग $200 मिलियन जो है निवेश कर सकते हैं। तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। और अब ऑफकोर्स ओपनिंग के फैसिलिटी की बात करें तो SBI कार्ड्स ये हमारे नज़र पे है। आप यहाँ पे देखें ओपनिंग का फैसिलिटी के आंकड़े की बात करें तो लगभग कोटक बैंक जो है लगभग 5% गिरावट से जो है ट्रेड करी है। सारे एस्टिमेट जो एनालिस्ट के वो कमज़ोर देखने मिले और जो कमेंट्री आई है खास करके CV बिज़नेस को लेके और MFI प्रेशर जो चल रहा है उसके कारण भी जो है हमें गिरावट देखने मिल रही है। SBI कार्ड भी हमारा दूसरा रहेगा जहाँ पे जो है सेलिंग आ रही है। और ऑफकोर्स इन स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम देखी थी तो मुनाफा वसूली जो है एक काउंटर में देखने मिल रही है। बट ऑफकोर्स BFSI स्पेस जो है डाइवर्जेंट ट्रेंड्स दे रहे हैं, बट तीनों ही स्टॉक्स जो है हमारे इसी स्पेस में आ रहे हैं। लेकिन चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की तरफ अब चलते हैं हम। और निमेश, अपने ओपनिंग ट्रेड कॉल्स क्या रहेंगे ज़रा बताएं। देखिए, एशियन पेंट्स ये लेवल से मुझे अच्छा लग रहा है। स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो 2330 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 2300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया स्टॉक का है। और यहाँ से 2300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के एशियन पेंट्स के अंदर मैं बाय रिकमेंडेशन करूंगा। मेरा मानना है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में ऊपर में 2380 से लेके 2400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट्स यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस जो है 2300 के नीचे का लगाना है। एशियन पेंट्स का सपोर्ट जो है 2300 का रहेगा, तो इस पे भी जो है नज़र हमारी है। शिवांगी, आपकी क्या इंपॉर्टेंट ओपनिंग कॉल्स रहेंगे? जी शरद, मेरी नज़र है RBL बैंक पे। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में आज अच्छी मूवमेंट है और पिछले 5 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन के बाद स्टॉक में हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सपोर्ट लेते हुए दिखी है ये 250 के जोन्स पर और वहां से बाउंस बैक है। RSI भी पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहा है और यहाँ पे एक पूरे सेक्टर का भी एक अच्छा टेलविंड मिल रहा है। तो यहाँ पे 270 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 255 के एक स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे जो 256 के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स पे RBL बैंक ट्रेड हो रहे हैं। गौरांग सर, हम थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि फार्मा एज अ डिफेंसिव जो है यहाँ पे बाइंग आ रही है और आप देखें यहाँ पे मोमेंटम अच्छी आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने टाटा मोटर्स के भी जिक्र किए थे, जिस तरह स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी आ रही थी और आज देखिए ऑटो में जो है बाइंग भी आ रहा है। तो इस सेगमेंट में जो है दिन की शुरुआत में जो ऑटो और फार्मा स्पेस दोनों पे ही जो है आपकी जो है क्या टिप्पणी रहेगी, ज़रा बताएं। देखिए, ऑटो पर तो हमने अभी टिप्पणी करी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो संकेत है वो थोड़े बहुत निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजे आने वाले भविष्य में सकारात्मक आएंगे ऐसा अनुमान लेकर के चलते हैं। भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड डील, फ्री ट्रेड डील साइन हुई है, उसका भी सकारात्मक असर पड़ेगा आने वाले भविष्य में। और वो जो बुद्धिमानी जीव अमेरिका में बैठे उनके साथ भी अगर ट्रेड डील, जो कि 1 अगस्त का ऐलान किया था, एक बार नहीं बार बार राष्ट्रपति ट्रंप ने, लेकिन 1 अगस्त इसी हफ्ते और मुझे कोई आसार नजर नहीं आते। और हमने कुछ
खबरें भी सुनी है कि अक्टूबर में शायद भारत और अमेरिका के बीच में ये टैरिफ ट्रेड डील हो, ऐसा अनुमान लग रहा है। वो भी अनुमान है, क्योंकि जो सहमति बननी थी दोनों देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, वो बनी नहीं है। तो उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत छोटी मध्यम अवधि में अनिश्चितता का वातावरण हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये जो 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी है, आइशर मोटर्स भी, क्योंकि वो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स और आइशर ट्रक्स और वोल्वो के साथ उनका साझा करार है कमर्शियल बसेस के लिए। मारुति, M&M और टाटा मोटर्स, ये चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स कुबोटा और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये कुछ और विकल्प है जहां पर हमारी रिसर्च टीम सकारात्मक नजरिया लेकर के चल रही है। गौरांग सर, एक और सवाल है कि ऑफकोर्स ईवी को लेके, रेयर अर्थ को लेके जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि सप्लाई डिमांड में इश्यूज आ रही है, और बहुत सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि अगस्त के बाद जो है प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ सकता है। और GMDC भी एक कंपनी है, वो कह रहे हैं कि रेयर अर्थ पे लेके जो बाहर सारे कंपनी से बातचीत भी करे। तो ये रेयर अर्थ की जो शॉर्टेज है मेटल्स के लिए, खास करके EV प्लेस के या 2 व्हीलर्स प्लेस के आप बात कर रहे थे, ये क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? और लगता है कि एक इंडस्ट्री के लिए एक टाइप से एक बहुत एडवर्स न्यूज़ फ्लो आ सकता है, या इससे वेट एंड वॉच करे? क्या लगता है गौरांग सर आपको? देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार के तरफ से जब वो हमारा पड़ोसी देश चीन ने एक मनगढ़ंत परिस्थिति खड़ी करी थी, शॉर्ट सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मैग्नेट्स, तो ये साफ दिख रहा था कि पड़ोसी देश चीन को भारत देश का जो विकास हो रहा है वो उनको पसंद नहीं आता। मैं तो स्पष्ट रूप से बोलता हूं, मैं कोई शब्दों में इधर उधर घुमा के बात नहीं कर सकता। जब जो भी दिमाग में है वो जुबान पे है। तो ये जानबूझकर किया गया है, और मेरा ये मानना है कि तब से लेकर के अब तक, और ये परिस्थिति अभी नहीं, वो आपको याद होगा 2 साल पहले जो आर्टिफिशियल सप्लाई साइड सेमीकंडक्टर और चिप्स को लेकर के चाइना ने कुछ हरकत की थी, उसका असर यह हुआ कि इस वर्ष के अंत तक शायद भारत में बनी हुई चिप, सेमीकंडक्टर और PCBs आपको बनती हुई दिखी। तो उससे कुछ सबक सीखा सरकार ने, और मेरे ख्याल से काफी समय पहले ही भारत सरकार ने बाकी अन्य देशों के साथ बातचीत, वार्तालाप करना शुरू कर दिए। हालांकि ये निर्भर होगा कि कितनी मात्रा में और किस दाम पर हमें वो रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट मिलेंगे और किस तारीख को मिलेंगे। हमारे यहाँ पर भी सरकार की तरफ से प्रयास शुरू किया गया है, लेकिन उसको परिवर्तन होने में वास्तविक में बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स एक्सट्रैक्शन की जो बात है, ये एक लॉन्ग ड्रॉन हाई टेक्नोलॉजी प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज सुबह शुरू किया और कल शाम तक हमें उसका परिणाम मिल जाएगा। तो छोटी मध्यम अवधि में अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की उपलब्धि कम होती है या फिर अनिश्चितता का वातावरण होता है, तो इन सब कंपनियों के ऊपर असर पड़ सकता है। जैसे मैंने टिप्पणी की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर से खबरें हैं, इंक्लूडिंग ये रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स, ये ऑटो क्षेत्र पर छोटी मध्यम अवधि में शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति कर सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए जैसे मैंने कंपनियों के नाम लिए वो हमें पसंद आते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। ठीक है, ये मेटल कंपनीज को लेकर रिव्यू हो गया और माइनिंग कंपनीज को लेकर। लेकिन बाजार में देखिए लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई तो है, और जो गिरावट थी वो हो गई है करीब करीब आधी, क्योंकि निफ्टी 50 पॉइंट रिकवर कर चुका है। 24,785 के आसपास निफ्टी आपको कारोबार करता दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,351 पर निफ्टी बैंक है। जो गिरावट रह गई है वो 300 पॉइंट की नहीं, बल्कि अब रह गई है 2.25 पॉइंट के आसपास की। 0.25% अभी निफ्टी बैंक आपको नीचे दिखेगा, और उसकी वजह यह है कि कोटक बैंक है 6.25% कमजोर। और कोटक बैंक के अलावा जो स्टॉक्स बाजार पर दबाव बनाने काम कर रहे हैं उसमें आपको IT दिखेंगे, और विप्रो करीब 3% नीचे है। TCS की बात करें तो गिरावट करीब 1.25% की है। इन्फोसिस 1% नीचे है। तो IT के चलते बाजार पर प्रेशर है। अदरवाइज आप देखेंगे कि कंजम्पशन में और ऑटो में आज बाजार के लिए संकेत अच्छे आ रहे हैं। हीरो मोटो ऊपर है, मारुति सुजुकी ऊपर है, बजाज ऑटो में आप तेजी देख रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉप लीडर है वो भी ऑटो से ही है, और वो शेयर है टाटा मोटर्स का करीब 1.5% ऊपर। ये आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और टाटा मोटर्स की तेजी के पीछे रीजन ये है कि EU ने डील कर ली है टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ। 15% टैरिफ चुकाना होगा यूरोपियन यूनियन को, वो अपने प्रोडक्ट्स अगर भेजते हैं अमेरिका में। तो 700 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं,
और टाटा मोटर के लिए ट्रिगर इसलिए है क्योंकि टाटा मोटर का जो JLR वाला पोर्टफोलियो है वो अपना एक्सपोर्ट करता है यूके से ही अमेरिका को। टाटा मोटर्स को लेकर शिवांगी जी आपसे व्यू चाहिए। 700 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से ये शेयर है। आपको क्या लगता है, टेक्निकल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? टाटा मोटर अब ज्यादा नहीं गिरेगा, यहां से चलेगा? अगर चलेगा तो कितनी तेजी आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स की अगर हम यहाँ स्पेसिफिकली बात करें तो कई हफ्तों से हमने देखा है कि इसमें काफ़ी एक कंसोलिडेटिव रेंज बाउंड मूव देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 11 हफ्तों से हमने इसमें काफ़ी छोटे दायरे में कामकाज करते हुए देखा है स्टॉक को। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है वो फिज़ल आउट हुआ है एंड फिलहाल कोई ओपन इंटरेस्ट डेटा इंडिकेशन तो नहीं दे रही है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, स्टक नहीं होए स्टॉक में और बेटर मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे फोकस कर ले। पर एक बार ये 700 के ऊपर क्रॉस करके होल्ड करते हुए नजर आता है, तब यहाँ पे हम एक अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 730 तक के लेवल्स के लिए, बट तब तक थोड़ा वेट करें। 800 रुपए के ऊपर जाके अगर ये होल्ड करेगा फिर आप तेजी की उम्मीद करके चलिए टाटा मोटर्स के शेयर में। लेकिन निफ्टी आईटी कितना रिकवर हुआ है वो आपको हम दिखा रहे हैं। रिकवरी करीब 0.25% के आसपास की है लोअर लेवल से। देखिए 277 पॉइंट रिकवर कर गया है निफ्टी आईटी। 35,300 के आसपास के स्तर आपको दिखाई देंगे। लेकिन आज का जो टॉप लूजर है वायदा में वो है IEX। हमने देखा था कि गुरुवार को शेयर की बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी, 28% टूटा था क्योंकि CERC ने पावर एक्सचेंजेस के मार्केट कपलिंग को मंजूरी दे दी थी। मतलब लिंकेजेस को उनके प्राइसेस फिर यूनिफॉर्म हो जाते, ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा इस पे घटने की आशंका है IEX पर, क्योंकि 2 और कंपनीज हैं इस स्पेस में। गुरांग सर, IEX 8% आज फिर से नीचे, यानी कि जो गेंस आए, जो रिकवरी आई शुक्रवार के सत्र में, वो आज फिर से पूरी तरह से फिजल आउट हो गई। आपके हिसाब से IEX की सर फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, और किसी के पास अगर है वो निवेश बना के रखें, नहीं है तो बाइंग करें या फिर अवॉइड कर दें IEX को? देखिए अभिषेक भाई, फेयर वैल्यू तो मैं ज्यादा मेरी बुद्धिमत्ता खर्च नहीं करूंगा इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है IEX का। काफी लोगों ने अपनी पूंजी गंवाई है इस स्टॉक में। अगर आपको पिछले साल, 1.5 साल का आप या उससे ज्यादा का रुझान देख ले तो ऊपर के स्तर से जिस प्रकार से गिरावट आई, और पिछले हफ्ते अभिषेक भाई नतीजे आए थे इसके, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे नतीजे थे। मेरे ख्याल से करीबन 8-10% ऊपर चला गया था। तभी मुझे प्रश्न पूछा गया था इस कंपनी के ऊपर, और मैंने कोई राय तो निवेश करने की, बने रहने की या बिकवाली की नहीं दी थी, क्योंकि तब भी कवरेज नहीं थी और आज भी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज पिछले हफ्ते मैंने बहुत स्पष्ट रूप से IEX को लेकर के बताई थी, और वो है कि सावधानी रखना आपको, क्योंकि नतीजे अच्छा है, 10% चढ़ गया या फिर कुछ खबरें आई और 10% नीचे गया, ये सोच के अगर आप खरीदारी करते हैं तो हो सकता है इससे ज्यादा भी आपको नुकसान हो सकता है। और ये जो खबरें आई उसको लेकर के मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सावधान रहना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि IEX एक मात्र स्टॉक है। एक्सचेंजेस की आप बात कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, तो मैंने कहा था, मेरे ख्याल से मानसी ने प्रश्न पूछा था या आपने पूछा था, तो मैंने कहा था कि देखिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म्स जो कि अच्छा कामकाज कर रही हैं, शेयर बाजार, कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो कि अच्छा कामकाज कर रही है। और इस प्रकार के बाजार में जब आपको पिछले हफ्ते से लेकर के आज प्रातः काल में इतना करेक्शन आते हुए देखा है, और नीचे की तरफ के दायरे देखे 25,200-300 के आसपास थे और 24,750, 24,800 के आसपास हम कामकाज करें, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसे क्षेत्र पर ध्यान रखिए जो कि आने वाले भविष्य में आपको सकारात्मक रुझान दिखाई दे और आपके निवेश के ऊपर आपको मुनाफा खड़ा कर। 8-10% गिरना उठना और फिर उसके ऊपर एक तक्का या फिर एक अनुमान लगाना, ये मेरे ख्याल से सही रणनीति नहीं होती है शेयर बाजार में निवेश करने के लिए। एक ही चीज कहूंगा, सावधानी रखें। जी बिल्कुल, सावधानी रखें। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज गौरांग सर की जो राय आए है,
लेकिन रियलिटी इंडेक्स में जो है भारी पिटाई देखने मिल रही है। लगभग 3% का बड़ा गिरावट जो है आज ही निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में देखने मिल रहा है। और स्टॉक्स की बात करें तो चौतरफा जो है बिकवाली देखने मिल रहा है। यहाँ पे जो है निमेश एक बार रियलिटी स्टॉक्स में देखें, लोढ़ा, प्रेस्टीज, DLF, ओबरॉय रियलिटी, चौतरफा बिकवाली देखने मिल रही है। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स के मौके बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो कौन से स्टॉक में जो है ज़्यादा शॉर्ट्स देखने मिल सकते हैं? देखिए सरज जी, मेरा मानना है कि रियल स्टॉक के अंदर हम लोग पिछले वीक भी काफी पिटाई हो चुकी है। और अभी फिलहाल जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ से लोअर लेवल से एक सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से कोई बड़ी गिरावट या रिस्क टू रेशियो अगर बात करें तो शॉर्ट करने में फेवरेबल नहीं रहेगा। तो फिलहाल मेरी राय यही रहेगी कि अभी रियलिटी स्पेस के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ से एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना है। फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, और थोड़ा यहाँ से बाउंस आता है तो फिर वो लेवल के आसपास हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की कोई अभी राय नहीं है। पोजीशन की राय नहीं है रियलिटी स्पेस में। और ये अगर क्वार्टर की बात भी करें तो लार्जली नंबर्स उतने स्ट्रेंथ नहीं दिखाए हैं मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स के। और एक दो क्वार्टर के बाद जनरली रियलिटी कंपनीज के Q3 Q4 नंबर्स जो है ज़्यादा बेटर होते हैं। जिस तरह फेस्टिव सीज़न आता है, लॉन्चेस आते हैं, और ये अपने प्री बुकिंग रेवेन्यूज़ भी दिखाते हैं। लेकिन शिवानगी, पेटीएम पे एक बार नज़र डालते हैं। और पेटीएम की बात करें तो ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 1100 लेवल्स के पास आ गया। 1000 लेवल्स के बाद भी जो है एक अच्छी मोमेंटम दिखा रहा है। आज दिन के ट्रेड में लगभग 2.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। शिवानगी, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे पेटीएम के? वॉल्यूम से भी थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। जी बिल्कुल, पेटीएम वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स रहा है पिछले वीक, और हमने देखा है कि स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुई है। हायर लेवल्स पे भी कोई भी छोटे डिक्लाइंस में बाइंग कन्वर्ट हुई है। फ्राइडे की एक थोड़े सॉफ्टनेस के बाद हमने देखा फिर भी एक सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट करते हुए दिखा था 1050 के आसपास का। तो एक पोजिशनल सपोर्ट तो उसकी हम ध्यान रखें, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट जो है 1150 तक के लेवल्स हम इसमें देख रहे हैं। 1150 के लेवल्स के लिए हम इसमें अभी भी जगह बन सकती है, और 1080 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और आगे की तरफ ट्रेल करें। ठीक है, 1080 के स्टॉप लॉस को आप पेटीएम में मेंटेन कीजिए। शुक्रवार को हमने देखा था कि शेयर गिरा था, आज थोड़ी सी भरपाई करने की कोशिश हो रही है। 1100 रुपये के आसपास के ही प्राइसेस हैं। एक और शेयर पर व्यू आपका चाहिए गौरांग सर, वो है SBI कार्ड्स का, क्योंकि हमने देखा था कि 1000 रुपये के ऊपर जाने के बाद शेयर में लगातार प्रेशर है, और अब तो 850 रुपये पर गिर के ये शेयर आ गया है। पिछले महीने भर में करीब 10% टूटा है SBI कार्ड्स। आगे तो अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, अगस्त से शुरुआत हो ही जाएगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। क्या आपको लगता है कि SBI कार्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है इस गिरावट, इस करेक्शन के बाद, या फिर दूर रहना ही बेहतर है इससे? भाई, पहले SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये उसका पूरा नाम है। इस कंपनी के ऊपर हमारी खरीदारी की राय थी, लेकिन जब से आंकड़ों में निराशा दिखाई दी और नए कार्ड उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने कम हुई, तब से लेकर के आज तारीख तक वो जो हमारी पहले खरीदारी की राय थी उसको हमने परिवर्तन कर दिया और रिड्यूस यानी कि कम करे या फिर बिकवाली करे धीरे धीरे करके। ये राय हमने SBI कार्ड्स पर फिलहाल हमारे रखी है, और मुझे नहीं लग रहा है अभिषेक भाई कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले तो देखिए UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म्स से प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ अगर आप क्रेडिट कार्ड्स की भी बात करें तो यहाँ भी प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है। तो बहुत आसान नहीं होगा SBI कार्ड को अपने उपभोक्ताओं का जो संख्या है उसको बढ़ोतरी करने के लिए। तो थोड़ा संकोच के साथ कह रहा हूं कि SBI कार्ड्स में रिड्यूस करने की हमने राय दी, यानी कि कम करने या फिर धीरे धीरे बिकवाली की राय दी। SBI कार्ड को लेकर ये व्यू, लेकिन बाजार में देखिए लोअर लेवल से क्या स्मार्ट रिकवरी आई है और निफ्टी आ गया है हरे निशान में। 100 अंकों की गिरावट थी,
तो बाय ऑन डिप की जो रणनीति हमने सुझाई थी वो काफ़ी हद तक फिलहाल तो काम करती हुई दिख रही है। 24,850 के आसपास आपको निफ्टी दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की भी जो गिरावट है वो है मात्र 65 अंकों के आसपास की। 300 अंक नीचे था निफ्टी बैंक और अब ये 65 अंकों की ही गिरावट रह गई है। 56,450 के आसपास है निफ्टी बैंक। तो रिकवरी अच्छी है। और एक और चीज बेहतर हुई है, अभी मतलब कितना बाजार खुले हुए लगभग 25 मिनट के आसपास का समय हुआ है, लेकिन आप देखिए 1073 शेयर इस वक्त गिरावट वाले हैं। लेकिन चढ़ने वाले शेयरों की संख्या को देखेंगे तो वो है 1400 के आसपास। तो कोटक बैंक और आईटी को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाजार का मूड जो है लार्जली वो ठीक दिख रहा है। और अगर हम कुछ सेक्टर्स की बात करें, जो सेक्टर्स बाजार को आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उसमें आप देखिए क्लियरली बीएससी ऑयल एंड गैस ये ऊपर आपको दिखेगा 0.25%, क्योंकि रिलायंस में भी लोअर लेवल से रिकवरी दिख रही है और ये शेयर है 0.25% ऊपर फिलहाल आपको कारोबार करता दिखाई देगा। इसके अलावा पावर, एफएमसीजी, मिड कैप में स्मॉल कैप में तो ऑलरेडी हम तेजी देख रहे हैं 0.25% से लेके आधे % के आसपास के गेन से इन दोनों के दोनों इंडेक्स में। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी का फार्मा इंडेक्स देखेंगे तो फार्मा इंडेक्स में करीब 0.25% के आसपास के गेन्स हैं। लेकिन विद इन फार्मा एक जो शेयर है, हमने लगभग आपको महीने भर 40 दिन पहले बताया था लॉरस लैब का डीप डाइव रिसर्च में, और जिस लेवल पर हमने शेयर को बताया था उस लेवल से करीब ये 30% ऊपर आ गया है। महीने भर में करीब 20% के रिटर्न कमाकर दिए हैं लॉरस लैब्स ने, और आज भी देखिए 3% के तगड़े रिटर्न्स इस शेयर में आपको दिखाई देंगे। और ये वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची में फिलहाल चौथे नंबर पर है। तो लॉरस लैब्स तगड़े रिटर्न इसने दिए हैं। आप देखिए 13 जून से अब तक 30% तक की तेजी इसमें हो चुकी है, और साल भर में करीब 48% का रिटर्न कमा के लॉरस लैब ने दिया है। एक तगड़ा परफॉर्मर निकल के आया है। शिवांगी, लॉरस लैब्स 862 रुपए का भाव, लगातार तेजी, क्या मौजूदा स्तर से भी आप लॉन्ग करने की, प्लस करने की सलाह देंगी शेयर में? जी बिल्कुल, लॉरस लैब्स में एक बहुत ही अच्छी लंबे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देखते हुए दिख रही है। 10 सेशन से ये कंसोलिडेटिव बैंड में था और वीक ऑन वीक बेसिस पे भी पिछले 6 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं यहाँ पे। तो स्ट्रेंथ काफी अच्छी तरह से यहाँ पे नजर आ रही है, और कंसोलिडेशन में भी हमने देखा कि लॉन्गर लोअर शैडोज बने हैं मोस्टली, जो कि एक इंडिकेशन है कि बुल्स बहुत ही एक्टिव थे सपोर्ट लेवल्स पे। तो यहाँ पे ये तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख रही है 900 तक के लेवल्स के लिए, और 850 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लॉरस लैब्स के लिए, और ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी देखने मिल रही है। आज लगभग 30% का जो है रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को देखने मिले एक महीने में। लेकिन बाजार की रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। थोड़ी देर पहले अभिषेक भी पॉइंट आउट कर रहे थे। इसमें रिलायंस की चार्ट एक बार लाए। रिलायंस जो है डेज लो के बाद जो है एक अच्छी रिकवरी जो है दे रही है, और बाजार को भी जो है एक अच्छा सपोर्ट देखने मिल रहा है। निमेश, एक बार रिलायंस की चार्ट देखते हैं। स्टॉक में अच्छी सेलिंग अर्निंग्स के बाद भी देखने मिली थी, और थोड़ा बॉटम भी बनने का जो है कोशिश कर रहा है। लेवल्स पे भी डेज हाई पे है, और 1400 के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन इनके 1-1.5 महीने में एजीएम भी आने वाली है, और हिस्टोरिकली डेटा देखा गया कि एजीएम पे भी एक रनअप आता है स्टॉक्स का। तो आपको लगता है कि पोजिशनली जो है रिलायंस पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं अभी, कि थोड़ा और वेट करना चाहिए? रिलायंस में अच्छी गिरावट देखने मिली है। निमेश, अच्छा शिवांगी आपसे मैं पूछ लेता हूँ, रिलायंस की एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। 1400 के नीचे लेवल्स पे आई है, लेकिन अच्छी रिकवरी जो है डेज लो से देखने मिली है। और कभी कभी एजीएम में जो है स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम आती है। पिछले 4-5 साल के डेटा मैंने चेक की। आपको लगता है कि एक अच्छा बेस बन रहा है एक पोजिशनल सेटअप रिलायंस का? अच्छी सेलिंग देखने मिली थी थोड़े दिन पहले। जी बिल्कुल, रिलायंस में माइनर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को जरूर मिल रही है, बट ये मेरी एक लेवल्स है 1400 की एक राय रहेगी कि हम इसके ऊपर क्रॉस करते ही यहाँ पे एक मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखे फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। हालांकि इसमें बाइंग इमर्ज होने शुरू हो गई है, तो जरूर जल्दी हम इसको रडार पे रखें। 1380 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और 1400 के ऊपर निकलते ही हम इसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम जो है वो बिल्डअप होते हुए दिखेंगे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो यहाँ पे जरूर इसको ध्यान रखें।
बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेगा। रिलायंस पिछले 3 महीने में कुछ अप मूव नहीं आया था, यहाँ से क्या पोजिशनली अप मूव देखने मिल सकते हैं। खास करके जो AGM का ट्रेड है उस पर भी आप नज़र ज़रूर रखें। फार्मा, FMCG, डिफेंसिव्स में तो मूव आ रहे हैं, लेकिन PSU बैंक्स के खेमे में आप एक साइड हटा दे, प्राइवेट बैंक्स को, कोटक बैंक को हटा दे, एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है और उसके नतीजे भी धीरे धीरे आएंगे। 2-3 कंपनीज़ के आ गए हैं और अच्छी मोमेंटम उन कंपनीज़ में आज भी दिखने मिल रही है। इंडियन बैंक लीजिए, कैनरा बैंक लीजिए। गौरांग सर, PSU बैंक के खेमे में जो है आपकी क्या राय रहेगी? यहाँ पे जो है ऑफकोर्स ऑपरेशनल जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है। आई थिंक गौरांग सर है नहीं। शिवांगी, आपसे मैं ये क्वेश्चन फिर से लेना चाहता हूँ। PSU बैंकिंग स्पेस में टेक्निकल चार्ट्स पे किस में स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रहा है? कैनरा बैंक, इंडियन बैंक तो मुझे स्क्रीन में अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई पिक है या इन दोनों में से ही कुछ एक अच्छा बैंक है? जी शरण, मार्केट ओपनिंग के पहले ही मैंने इंडिकेट कर दिया था कि PSU बैंकिंग स्टॉक्स में ही ज़्यादा फोकस रहेगा और इनमें से भी मेरा जो पहला पिक था आज का वो रहा है RBL बैंक, तो उस पे ही नज़र रहेगी। काफ़ी एक लंबे एक अपवर्ड स्टॉपिंग चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक और वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ बेसिस में हमने देखा है कि इसमें लगातार पिछले 6 महीनों से स्ट्रेंथ है और वो आज एक ब्रेकआउट के लेवल्स भी कंफर्म होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स के साथ ध्यान रखें। RBL बैंक 270 के टारगेट, 255 का स्टॉप लॉस दिया था शिवांगी ने। और RBL बैंक आज 3% के गेंस के साथ वायदा वाले पैक को लीड कर रहा है। RBL बैंक और पेटीएम दोनों में 3 से 3.25% के आसपास की तेजी आपको दिखाई देगी फ्यूचर्स में। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ते हैं। बाजार थोड़े से वोलेटाइल हो रहे हैं क्योंकि निफ्टी के जो गिरावट है वो है 36 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक फिर से देखिए करीब 150 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का जो रेशो है वो बेहतर है। और अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे करीब करीब आधे % ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे करीब करीब 0.25% के आसपास के गेंस है। तो ब्रॉडर मार्केट से संकेत उतने वीक नहीं है, लेकिन चूंकि अब IT कमजोर है, एक बड़ा धड़ा जो बाजार का है वहां वीकनेस है। बैंकिंग में भी हम देख रहे हैं कि माहौल आज खराब किया है। कोटक बैंक ने 6.5% के आसपास की गिरावट है। और अगर आप निफ्टी बैंक के अगर बाकी शेयरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 4 शेयर कमजोर हैं, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI। इंडसइंड बैंक के नतीजे आज आ जाएंगे, SBI के नतीजे तो हिस्टोरिकली सबसे आखिर में ही आते हैं, लेकिन अब ये थोड़े से परेशान इनके निवेशक जरूर हैं, SBI के और इंडसइंड बैंक के। इंडसइंड बैंक कमजोर दिख रहा है, लेकिन ICICI बैंक, HDFC बैंक ये थोड़े से सपोर्ट देने का बाजार को काम कर रहे हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट शरण लेलानी। शरण जी, बहुत शुक्रिया। बताइए आपके ट्रेड्स कौन से हैं ओपनिंग के, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं फिलहाल बाजार में? तो अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक, शरद। तो मार्केट जिस हिसाब से खुला मुझे तो काफी वीक लग रहा था, मगर अभी अच्छी खासी रिकवरी दिखा दी है मार्केट ने। अगर 24,800 के ऊपर ट्रेड करे तो आपको काफी अच्छे रिवर्सल देखने मिल सकते हैं आज काफी स्टॉक्स में। और सेक्टर वाइज अगर बात करें तो अगेन निफ्टी PSU बैंक डिसेंट लग रहा है, ऑटोज अच्छे लग रहे हैं और स्पेशली फार्मा सेक्टर, फार्मा में मुझे बहुत अच्छा मूव आने की एक्सपेक्टेशन है। जिस हिसाब से हर स्टॉक रिएक्ट कर रहा है आपको काफी अच्छे मूव देखने मिल सकते हैं। मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी पोजीशन बनाई है लुपिन में बनाइए, लुपिन को लॉन्ग कीजिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है और मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छी, बहुत फास्ट 50 to 100 रुपीज काइंड ऑफ मूव दिख सकते हैं। तो किसी पोजीशन बनानी है डेफिनेटली लुपिन में बनाइए। स्टॉप लॉस 1901 का आएगा, टारगेट 2050 से 2100 के लेवल्स के भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, 1901 का स्टॉप लॉस लुपिन के लिए और 2050 से लेकर 2100 तक के टारगेट्स होंगे इस शेयर के लिए। लुपिन आई थिंक शरण आपने सेम स्टॉक आपने मार्केट खुलने से पहले भी आपने रेकमेंड किया था और एग्जैक्टली आज हम देख रहे हैं कि जो फार्मा वाले शेयर्स हैं उनकी सेहत फिर से आज ठीक दिख रही है। थोड़ा सा मिक्स्ड रुझान है। शुक्रवार को इन्होंने सपोर्ट देने का काम बाजार को किया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तेजी सेलेक्टिव है, उसमें से लुपिन भी एक है। 0.25% के आसपास के गेंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शिवांगी जी, बिफोर वी लेट यू गो, आप जरा बताइए कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगी? अच्छा, शिवांगी हमारे साथ नहीं है, ठीक है, शिवांगी जी का समय हो भी गया था।
हमने हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने कुछ समय तक और वो जुड़ी रही। लेकिन एक और शेयर पर जरा व्यू लेंगे और वो है हीरो मोटो। हीरो मोटो बार बार हम देख रहे हैं कि अटेम्प्ट कर तो रहा है अपने रेंज से निकलने के लिए, लेकिन ये फंसता है 4400 के आसपास। मोटा मोटी रेंज हो गई है इसकी 4100 से लेकर 4400 की। हीरो मोटो को लेकर गौरांग सर आपका व्यू क्या है? क्या करना चाहिए जिनके पास ये शेयर हो? क्या और ऐड करना चाहिए? फ्रेश बाइंग भी क्या कर सकते हैं शेयर में? ठीक है, अच्छा गौरांग सर भी हमारे साथ नहीं है। शरण, हीरो मोटो को लेकर आप ही व्यू दीजिए, कितना कन्विक्शन है आपका शेयर को लेकर? तो अभिषेक जी, स्टॉक ने थोड़े बहुत अच्छे मूव दिखाए थे लास्ट वीक में। इनके शायद से हीरो मोटर्स की एक कंपनी लिस्ट होने वाली है, आईपीओ लाने वाली है, उसको लेते हुए अच्छा काफी मूव देखने मिला था। मगर अगर फंडामेंटली बात करें तो ज्यादा कुछ है नहीं। टू व्हीलर सेल्स काफी स्लो डाउन हो गए और इन ज्यादा इम्पैक्ट हीरो मोटो को काफी इम्पैक्ट देते हुए ईयर ऑन ईयर भी मिला है। रेंज बाउंड हो गया स्टॉक, 4200 से 4450 का एक रेंज है, उसमें ही ट्रेड करता है। किसी भी एक तरफ अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो आपको थोड़ा मूव देखने मिलेगा, वरना मुझे लग रहा है आने वाले रिजल्ट तक, एटलीस्ट रिजल्ट तक यही लेवल में कंसोलिडेट करेगा। मुझे लग रहा है कंपनी की रिजल्ट है 6 अगस्त को, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा आपको मूव देखने मिलेगा। एक 4200 से 4450 के एक रेंज बाउंड हो गया स्टॉक। माउंट मूवमेंट जो आ सकता है हीरो मोटो को, में वेट एंड वॉच रखें। लेकिन एक बार एमजीएल आईजीएल के जो स्टॉक्स है उनको एक बार फायर करते हैं। दोनों स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम देखने में, दोनों स्टॉक्स लगभग 2.5% या उसके ऊपर ट्रेड करे और अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। शरण, दोनों ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स पे जो आपकी राय लेना चाहूँगा। एक्सपेक्टेड है कि कुछ प्राइसिंग का अपडेट या जो है इम्पैक्ट एनालिसिस के कारण हो रहा होगा इन स्टॉक्स पे एक अच्छी मोमेंटम। ज़रा दोनों चार्ट्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं। सबसे पहले एमजीएल बताइए शरण, फिर आईजीएल बताएं। तो शायद अगर एमजीएल की अगर बात करें तो आप देखिए पिछले हफ्ते 4 दिन में बेसिकली 6 दिन लगातार गिरते हुए आ रहा था और आज आपको थोड़ी सी रिकवरी दिख रही है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव नहीं है, स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और आज अगर आप वॉल्यूम की भी बात करें, कोई मेजर बाइंग दिख नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर स्टॉक एक बार अपने 1430 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो जो 200 डे को रिक्लेम करेगा, तो आप थोड़ा सा एक ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। और आने वाले में समय में अगर मोमेंटम कंटिन्यू करे तो आपको 1500 से लेके 1550 के लेवल दिखा सकता है, अगर न्यूज इतनी ही पॉजिटिव है। आईजीएल में भी सिमिलर काइंड ऑफ मूव है। लास्ट वीक के गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी, यहाँ पे जो स्टॉक क्लियरली सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक बार अगर स्टॉक आईजीएल 210 के ऊपर ट्रेड करे तो आपको थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल देखने मिलेगा, वरना कुछ ज्यादा मेजर मूव नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी जो है ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स आने चाहिए, थोड़ी देर आप रुक सकते ज़रूर है। लेकिन हमारा एक खास सेगमेंट है ऑप्शंस के चैंपियन, वहाँ चलते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रहे लक्ष्मीकांत शुक्ला यस सिक्योरिटी से। गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत जी, बताएं आपके ऑप्शंस के कौन से कॉल रहेंगे? सुप्रभात शरद जी। सो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम जेडएस लाइफ रेकमेंड करेंगे। यहाँ पर हमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट पर, और अभी इस स्टॉक ने बुलिश बेल्ट रोल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और 20 DMA लेवल को रिक्लेम किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस RSI में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है। ओवरऑल गिरते हुए मार्केट में भी यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो जेडएस लाइफ का 980 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, अराउंड ₹10 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करके चले। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ₹4 का है और एक्सपेक्टेड जो टारगेट है वो ₹22 का है। तो जो ओवरऑल रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है अराउंड ₹6000 का, और टारगेट अगर अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ नजर आ रहा है ₹12,000 का। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 फेवर पे है। जाइडस लाइफ 980 का कॉल ऑप्शन की खरीदारी की राय है। लक्ष्य ₹22 का। स्टॉप लॉस की बात करें तो ये लगभग ₹4 का है। लेकिन याद रखिए जब भी आप वायदे बाजार में ट्रेड करें
तो इम्पॉर्टेंटली जो है आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर जो है सलाह मशवरी करें, क्योंकि देखिए F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान भी होता है। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब ऑफकोर्स बाज़ार की तरफ चलते हैं। रिकवरी का मोड ज़रूर आया है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी जो है हरे निशान में आ गई है। ब्रॉडर इंडेक्सेस की भी जो है चार्ट चेक ले लेते हैं, जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और अर्निंग स्पेसिफिक जो इम्पैक्ट वो भी देखने मिल रहा है। आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी भी थे स्टॉक देखे तो यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ रही है। और न्यूज़ फ्लो यही है कि बाहर के फंड्स जो हैं यहाँ पे फंड्स इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इस क्वार्टर में नंबर्स भी जो है डिसेंट थे। बड़े बड़े प्लेयर्स BFSI के थे, वो बोले कि MFI में जगह इश्यूज़ आ रहा है, CV में आ रहा है, MSME में आ रहा है, लेकिन एक खेमा है हाउसिंग फाइनेंस का, वो अच्छा कर रहा है फंडामेंटली इस बार। और ऑफ कोर्स डिक्लाइनिंग रेट इंटरेस्ट सिनेरियो में भी इन्हें जो है ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। शरण, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, मुझे पता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस पे आपने चर्चा भी की थी। अब हाउसिंग फाइनेंस की स्ट्रेंथ बताइए। देखिए फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो गया ये सेक्टर। कोटक ने भी यही कहा था कल के जो है अनाउंसमेंट में। तो यहाँ पे देखिए सारे हाउसिंग फाइनेंस भी ऊपर उठ रहे हैं। आपकी क्या राय रहेगी यहाँ पे? मैं काफी समय से कह भी रहा हूँ, जो इंटरेस्ट रेट कट है, टैक्स कट के इम्पैक्ट 3 to 6 मंथ्स के लैग से आते हैं, और अभी आप आते हुए देखेंगे नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट डिसेंट आ रहे हैं, और सारे ही स्टॉक में आप एक अपसाइड आपको देखने मिल रहा है। तो पूरा सेक्टर ही एक बाय ऑन डिप हो चुका है। आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आएंगे, और यही सेक्टर आपको पकड़ के चलने हैं। IT जैसे सेक्टर से आप एग्जिट कीजिए, हाउसिंग फाइनेंस NBFCs के टुवर्ड्स ध्यान दीजिए। आगे वाले से 2 से 3 क्वार्टर बहुत ही अच्छे आपको पैसे बनने के मौके मिल सकते हैं। जिस हिसाब से निफ्टी आज मूव कर रहा है, और एक बार अगर 24,800 निफ्टी ने रिक्लेम कर दिया, आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को लेते हुए सारे ही सेक्टर्स में देखने मिलेगी, और एक अच्छा आपको शॉर्ट कवरिंग पूरे मार्केट में देखेगा। और इस रिवर्सल में आप देखेंगे जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है वो आउट परफॉर्म करेंगे, जैसे आपके हाउसिंग फाइनेंस, निफ्टी PSU बैंक्स, इवन बैंक्स, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फार्मा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में अच्छे पैसे बने। फार्मा स्पेस, ऑटो एंसिलरी भी कुछ सेलेक्ट, हाउसिंग फाइनेंस, PSU बैंक्स, यहाँ पे जो है अच्छी लॉन्ग्स भी इनिशिएट हो रही है, जिस तरह बाजार जो है रिकवरी के मोड में भी आए। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है एक अहम इंटरव्यू आएगी और उस पर जो है हमारी चर्चा भी होगी।